the monk who became CM. राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पे था, बाबरी का ढांचा जा चुका था, ऐसा लग रहा था, इनको लग रहा था अन्याय बहुत है। घर में बिना बताए गोरखपुर चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। पेरेंट्स को पेपर से पता लगता है, बल्कि माँ गुस्से में बोल रही है कि तुम मेरा बच्चा ले गए छीन के। कहते हैं जब उनका कर्ण भेदन मत फ्रंट लोग को ऐसे चीर देते हैं, खून टपकता है। तो ये ऐसे स्टेबल थे जैसे इनको कुछ हुआ ही ना हो। ये लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते भी, हम स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक है, हमको क्या मतलब पॉलिटिक्स से। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो एक सीईओ की तरह ऑपरेट करते हुए दिखते थे। 5000 बच्चों का कॉलेज, 5000 बच्चों का स्कूल, 400 बेड का आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल, नर्सिंग का इंस्टीट्यूट, धर्मशालाएं। और योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हुए दिखते हैं कि धर्म सामाजिक कार्य का एक लिवर है और पॉलिटिक्स सामाजिक कार्य का और बड़ा लिवर है। 40 प्रकल्प था, 41वां आ गया। वो राजनीति को भी राजनीति की तरह नहीं देखते हैं। मुस्लिम व्यक्ति लेटर लेके बड़ा खुशी से बाहर को निकल रहा था। उन्होंने क्या रोका, मैंने चाचा क्या है, कह रहे बाबा की जादुई छुट्टी है। चाहे नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, डीएम काम करेगा ही करेगा, कलेक्टर काम करेगा ही करेगा। मतलब इतना इकबाल है उस लेटर का। तो अब ये जो बाकी पार्टीज है, बीएसपी हुई या एसपी हुई या फिर कांग्रेस, तो क्या इनका दोबारा रिवाइवल? कांग्रेस को कोई क्यों वोट देगा? कि अगर उनको अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करना है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल सकते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। हम तो देखो लगते ही रहते हैं ऐसे। इस टाइम पे भी लगे जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, योगी जी नहीं थे, तो उस समय जो अरेंजमेंट होते थे और इस अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस था क्या? मेजर डिफरेंस? कहाँ हरिओम बोलना है, कहाँ जय श्री कृष्णा बोलना है, कहाँ जय गुरुदेव बोलना है। जिस व्यक्ति को पूरी जानकारी है वो कुंभ को लीड कर रहा था। 2013 में कुंभ को कौन लीड कर रहा था? आजम खान। मतलब डिफरेंस देख रहे हैं। और आजम खान मतलब चिढ़ाने के लिए बनाया होगा। सेंट्रल लीडरशिप की मोदी शाह जी की योगी से नहीं बनती, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। 5 जून को योगी जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। तो उस दिन सुबह से शाम तक डिबेट में लेके बैठ गए सारे यूट्यूबर और न्यूज वाले कि मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा। तो इनको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है योगी जी को, बुल्डो से चल जाता है। क्या बोलूं मैं, उनके गुस्से के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। यूपी हमेशा अपनी पॉलिटिक्स के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन आजकल यूपी चर्चा में रहता है अपनी अर्थव्यवस्था को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, क्योंकि योगी जी ने दावा ठोक दिया कि अगले 4 साल में यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। यूपी में महाकुंभ हुआ, जो कि कहने को तो एक प्राइमरी रिलीजियस इवेंट है, लेकिन उस इवेंट से 45 दिन में राज्य को 3 लाख करोड़ की इनकम हुई। यूपी में ही राम मंदिर है, जो कि विजिटर के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ चुका है। देश विदेश का हर बड़ा बिजनेस ग्रुप और हर व्यक्ति वहां अपनी उपस्थिति एक बार दर्ज कराना चाहता है। इसी यूपी प्रदेश के सीएम योगी जी के बारे में बड़ी जोरों से चर्चा है कि ये भैया अगले पीएम बनेंगे। तो भैया आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे एक मॉन्क, एक साधु, एक मठाधीश कैसे बने सीएम और उनके पीएम बनने की जो प्रेडिक्शन है उसमें कितनी सच्चाई है। यूपी मॉडल क्या है? क्या एक गुजरात मॉडल जैसा ही है? कैसे यूपी बनेगा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी? ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, जो कि एक जाने माने ऑथर हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, योगी जी के बारे में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा जानता है, उनकी हर चीज के बारे में कुछ कह सकता है, तो वो है शांतनु गुप्ता जी, क्योंकि वो उनके जीवन पे, चाहे वो सन्यासी जीवन हो या पॉलिटिकल जीवन, अब तक 3 किताब लिख चुके हैं और उनमें से एक बुक है जिसपे पिक्चर भी बनने वाली है योगी जी पे। ये कुंभ के दौरान 31 दिन प्रयागराज में रुके, जो कि मेरी नजर में किसी संत महात्मा के बाद सबसे ज्यादा रुकने वाले सिविलियन है शायद। और इन्होंने जिस नजरिए से कुंभ देखा एकदम डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। तो आइए आज जानते हैं कुंभ को, यूपी को, योगी को और देश की पॉलिटिक्स को शांतनु जी के साथ। वेलकम शांतनु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते। नमस्ते राम सर, सबसे पहले जब हम पॉडकास्ट की भी सारी इंटरेस्टिंग बातों पे बातचीत करें, सबसे पहले आपके बारे में एक बार ऑडियंस को इंट्रो दे दीजिए कि आप करते क्या हैं। आप ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या ये क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? मैं फुल टाइम किताबें लिखता हूँ। मुझसे कोई लोग पूछता भी है कि क्या करते हैं, तो मैं पूछता हूँ किताबें लिखता हूँ। तो लोग पूछते हैं वो तो ठीक है, करते क्या हो? लोगों को बेसिकली पूछने का मतलब पैसे कैसे कमाते हैं। तो मैं फुल टाइम पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, फुल टाइम ऑथर हूँ। मैं एक टाइम पे 2 से 3 किताबें लिख रहा होता हूँ। कोई रिसर्च की स्टेज पे होती है, कोई राइटिंग के स्टेज पे होती है, कोई पब्लिशिंग के स्टेज पे होती है, कोई मार्केटिंग के स्टेज पे होती है। कुछ मैं अलग अलग जॉनर पे किताबें लिखता हूँ। लार्जली मैं पॉलिटिकल जॉनर पे किताबें लिखता हूँ। रिसेंटली मैंने 2 साल से पौराणिक जॉनर पे, ऐतिहासिक जॉनर पे, रामायण पे, महाभारत पे, कुंभ पे, इन सब पे लिखना शुरू करा। तो फुल टाइम ऑथर हूँ। सुबह का टाइम पढ़ने लिखने में जाता है, शाम का टाइम टीवी स्टूडियोज में जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर, इससे पर्टिकुलर एरिया में कैसे इंटरेस्ट आया आपका, पॉलिटिक्स में? इसमें कैसे इंटरेस्ट आया? देखिए, अब हाइंडसाइट में सोचना आसान है। मेरे पिताजी एक सेमाई पॉलिटिशियन जैसे थे। वो यूनियन में लीडर थे, एक पीएसयू फैक्ट्री में, बिल्कुल एक वो जंजीर की तरह, मजदूरों का नेता। तो वहां से मैं उनसे पॉलिटिकल किस्से खूब सुनता था। बचपन से ही पता नहीं कैसे 6-7 से ही न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हो गई। पिताजी बातें करा करते थे, तो वहां से एक फ्लेयर आ गया
कि अगर बड़ा चेंज लाना है तो उसका लिवर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल कमेंट्री है। उसका कुछ लोगों को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप उसका एक हैंडल हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि समाज सेवा एनजीओ का काम हो सकता है। मुझे लगा जो पॉलिटिकल फील्ड है उसके पास सबसे बड़ा लिवर है समाज में चेंज लाने का, तो और उसकी कमेंट्री करना, उसके बारे में लिखना इज इंटरेस्टिंग वर्क, तो वहां से इंटरेस्ट आया शायद। और सर आप तो जो जिस बात पे आपका इंटरेस्ट आया और आपने जिस तरह से उसको लिखा है, मैं कहता हूँ सबका उस चीज में बहुत इंटरेस्ट आ गया है। और अभी पॉडकास्ट की जिस तरह से अपन ने ओपनिंग दी है, लोगों का जबरदस्त इंटरेस्ट है। बात करते हैं आपकी पहली किताब के बारे में जो कि योगी जी पे आपने लिखी थी कि द मॉन्क हु बिकेम सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो मॉन्क सीएम कैसे बना उस पर बात करने से पहले वो मॉन्क कैसे बने उस पर बात करते हैं। और वो मॉन्क बने गोरखनाथ मठ के, तो गोरखनाथ मठ क्या है और उसके बारे में कुछ बताइए, फिर योगी जी पे बात करते हैं। एक गोरखनाथ मठ गोरखपुर में है, नाम से आपको पता लग रहा है। गोरखनाथ मठ की वजह से ही गोरखपुर शहर है और गोरखपुर का नाम गोरखपुर है, ठीक है, जो गोरक्षनाथ से आता है, गुरु गोरक्षनाथ से आता है। हम लोग कहते हैं कि भगवान शिवा आदि योगी हैं जिन्होंने योग के सूत्र दिए, तो उस योगी मतलब आदिनाथ की परंपरा से, नाथ जो है आदिनाथ की परंपरा से, गोरक्षनाथ की परंपरा से, मत्स्यनाथ की परंपरा से जो चलती हुई परंपरा है, वो नाथ परंपरा के जो आज के करंट वाहक हैं वो योगी आदित्यनाथ है। तो बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ पतंजलि सूत्र की परंपरा है, नाथ परंपरा है। तो हमारे यहाँ योग की एक पुरानी परंपरा है, बड़ी एस्थेटिक परंपरा है। उसमें योग है, प्राणायाम है, कर्मकांड है, तो धुनी है, गुरुओं की सेवा है और साथ साथ में सामाजिक कार्य भी है। ऐसी कम विधाएं हैं जिसमें योग प्राणायाम के साथ सामाजिक कार्य भी उस प्रणाली का पार्ट है। तभी आपने देखा होगा ये पीठ है जो सामाजिक कार्य में भी है, राजनीति में भी है। तो ये जो पीठ है इसका जो एक मुख्य केंद्र है वो गोरक्षनाथ में है, गोरखपुर में है, लेकिन अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक लेकर उसके पीठ है। नेपाल में इसके पीठ है, अफगानिस्तान में इसके पीठ है। भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसमें इसके पीठ नहीं है। उत्तर पूर्व में इसके बहुत सारे पीठ हैं। आप नॉर्मल लोगों के नाम में नाथ देखेंगे, बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, मणिपुर में जाएंगे, आपको बहुत लोगों के नाम के बीच में नाथ दिखेगा और वो सारे नाथ परंपरा के वाहक हैं। बड़ी एस्थेटिक परंपरा है, आपने देखा होगा सब कान में कुंडल धारण करते हैं। ये जो लोअर लोब होता है इसमें नहीं, फ्रंटल लोब में करते हैं, बिल्कुल बीच में। उसे कनफटा साधु भी बोलते हैं इनको। इनका जो कर्ण भेदन की प्रक्रिया होती है बड़ी मार्मिक होती है। मतलब आप उसे करते समय थोड़ा हिल भी गए तो कहते हैं नहीं, तुम्हें भी शरीर से बहुत मोह है, नेक्स्ट। तो बड़ी एस्थेटिक परंपरा है, बड़ी सामाजिक परंपरा है, जाति की परंपरा से परे परंपरा है। वहां पे ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जहाँ जाति को गौण माना जाता है। तो वो परंपरा गोरक्षनाथ की परंपरा है। जैसे गोरक्षनाथ में अगर जैसे मान लो जो भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वो क्या अलग जीवन शैली फॉलो करते हैं? उनके कुछ नियम कायदे डिफरेंट होते होंगे, तो क्या नियम कायदे हैं, क्या डिफरेंट? देखिए, पहले तो सन्यास की परंपरा भारतीय सनातन की परंपरा जैसी है कि जैसे जब भी आपको पता हो कि भारत में कोई भी सन्यास लेता है तो उसका खुद का पिंडदान करता है। तो सुनने में लगेगा भाई आदमी जीते जी अपना खुद का पिंडदान कैसे कर देगा? तो वो पिंडदान खुद का नहीं करता है, वो अपनी आइडेंटिटी का करता है कि जो उसके पहले की आइडेंटिटी है। तो आपने देखा होगा जैसे आप अगर योगी आदित्यनाथ पे जंप करें तो योगी आदित्यनाथ का अगर आप आधार कार्ड देखें, या बाबा रामदेव का, या श्री रविशंकर का, या जग्गी वासुदेव का, या आपके भारत के किसी भी संत का, तो उसके आधार कार्ड पे उनके पिता का नाम उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम नहीं होगा, उनके गुरु का नाम होगा। बल्कि ये ऐसी पहली विधा है मेरे ख्याल से जो सनातन से आती है और संविधान में इसकी मान्यता है। मतलब आप योगी जी के पासपोर्ट में उनके पिताजी के नाम पे गुरु अवैधनाथ लिखा होगा, उनके पिताजी का नाम आनंद सिंह बिश्ट नहीं लिखा होगा। और संविधान, पासपोर्ट ऑफिस, आरपीओ वो भी इसको मान्यता देता है कि संन्यास लेने के बाद तो पहले तो अपना पिंडदान खुद करते हैं, सन्यास की जैसी परंपरा है। फिर वहां पे गुरु की परंपरा बहुत बहुत महत्व है। तो अगर आप गोरक्षनाथ मठ जाएंगे, गोरखपुर में जाएंगे, तो जहां पे उनकी अस्थियां रखी गई वहीं पे उनकी मूर्ति भी लगी है। तो महंत दिग्विजयनाथ की, महंत अवैधनाथ की वहीं पे मूर्तियां हैं और वो धुनी, अखंड धुनी जल रही है। तो धुनी की पूजा होना, गुरु की पूजा होना, गोरक्षनाथ जी की पूजा होना, तो गुरु के तत्व को लेके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी परंपरा है। और बाकी एक उनकी सुबह एक डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है इस परंपरा में। सुबह एक समय पे उठना, एक तरह की अपनी योगिक क्रिया करना, अपने प्राणायाम करना, सामाजिक कार्य करना, गौ पालन करना, बड़े बड़े भोज करना लोगों के लिए। जैसे मैंने बार बार कहा, सामाजिक कार्य करना, जाति से अलग हटके कौन खाना बना रहा है, कौन खाना बांट रहा है, कौन खाना खा रहा है, उसमें आपको डिफरेंस बिल्कुल गौण हो जाएगा। उस परंपरा में आपको योगी आदित्यनाथ पालन करते हुए दिखेंगे। गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा है वो। अच्छा सर, एक चीज उसमें मैंने दो एंगल इसमें मैं मठ में दूंगा। नॉर्मली जब मैं बात करता हूँ कि गोरखनाथ मठ की किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, तो वो कहते हैं भाई ठीक है, धर्म पूजा पाठ इनमें रहते हैं, लेकिन एक तो इनका सामाजिक एंगल बहुत बड़ा है। स्कूल है, कॉलेज है, अलग अलग चीजें हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। तो उस पर मैं चाहूंगा एक बार आप एंगल पे प्रकाश डालें। एंड सेकेंड चीज, ये मेरे लिए अनयूजुअल है कि ये पॉलिटिकल एक ब्रांच भी है कि यहाँ से कोई बंदा, क्योंकि नॉर्मली ये लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, भी हम स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक है, हमको क्या मतलब पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स से, तो क्या पॉलिटिकल ब्रांच भी है, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो ये दो एंगल पे एक आपका नहीं, और बहुत विस्तार अच्छा चाहिए। प्रश्न राहुल है कि वैसे तो अगर आप देखेंगे भारत के बहुत सारे जो बड़े मठ हैं उनका कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य है, ठीक है। लेकिन गोरक्षनाथ में, नाथ परंपरा में ये बिल्कुल एक मेन रूप से उनका प्रकल्प ही है। हम्म, तो अगर आप गोरखनाथ मठ देखेंगे गोरखपुर का, उसके कम से कम 40-45 प्रकल्प हैं, बड़े प्रकल्प हैं। हम्म, मतलब 5,000 बच्चों का कॉलेज, 5,000 बच्चों का स्कूल, 400 बेड का मॉडर्न एलोपैथी का हॉस्पिटल, 400 बेड का आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल, नर्सिंग का इंस्टीट्यूट, धर्मशालाएं, मतलब ऐसे प्रकल्प ही प्रकल्प है। तो मतलब मैं जब योगी आदित्यनाथ जी से पहले मिलता था, उनके उनके सीएम बनने से पहले, तो वो एक सीईओ की तरह ऑपरेट करते हुए दिखते थे। खुद ही सोच लीजिए, जिसके 40 इंस्टीट्यूशन हो, हाँ, उसमें एम्प्लॉय, इसकी हायरिंग, उसकी फायरिंग, इसका बजट, कुछ सरकार से परमिशंस, वो सारी चीजें मिला के अगर एक स्कूल चलाने को दे दूं मैं किसी व्यक्ति को, उसका पूरा जीवन खप पूरा जाएगा जीवन उसमें। खप जाएगा। घर में एक पार्टी होती है तो आदमी खप जाता है। तो सोचिए, जो आदमी 4,000 बच्चों का स्कूल, 5,000 बच्चों का कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज ये चला रहा, तो वो विधा साथ में है कि धर्म सामाजिक कार्य का एक लिवर है, और इसी से एक्सटेंड होता है कि पॉलिटिक्स सामाजिक कार्य का और बड़ा लेवर है। और योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते भी दिखते हैं, भाई मैं तो गोरखनाथ मठ के बहुत सारा सामाजिक कार्य करता था, अब राजनीति मुझे वो सामाजिक कार्य करने का बड़ा कैनवस देती है, बड़ा दायरा देती है। तो इसलिए सामाजिक, वो राजनीति को भी राजनीति की तरह नहीं देखते हैं, राजनीति को बड़ा सामाजिक कार्य करने का। 40 प्रकल्प था, 41वां आ गया, अब 41 आ गया, और वो बड़ा प्रकल्प। भाई पहले मैं गोरखपुर क्षेत्र में काम कर रहा था, मैं उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ, और योगी जी बोलते हैं कुछ होगा तो मैं मठ तो चला ही जाऊंगा, वो तो मेरा बेस कैंप है ही मेरा हर समय। तो सामाजिक कार्य और राजनीति को सामाजिक कार्य के क्लेवर की तरह, और इसका मैं आपको उदाहरण से दूंगा, महंत अवैधनाथ खुद 5 बार के एमएलए और 2 बार के एमपी थे, 3 बार के एमपी थे। उनके गुरु, मतलब योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु उनको बोलते हैं, महंत दिग्विजयनाथ, वो भी राजनीति में थे, वो भी एमएलए एमपी रहे। तो ये परंपरा पुरानी है कि भाई हमें राजनीति में अपना स्टेक रखना है, जिससे हम सामाजिक कार्य को बड़े रूप से कर पाए। अब सर ये महंत योगी जी महंत थे अपने गोरखनाथ मठ के, ये महंत कैसे बने, महंत कैसे बनते, मतलब बहुत यंग एज पे बन गए थे आई थिंक, तो वहां पे क्या, क्योंकि वहां पे तो लाखों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, तो उनमें कैसे इनको ये महत्वपूर्ण पद मिला, बड़ा पद मिला, तो इनका उसकी क्या जर्नी है? तो हुआ ऐसा कि ये थे उत्तराखंड में, योगी जी उत्तराखंड में पले बड़े हैं। उनका नाम था संन्यास से पहले अजय सिंह बिष्ट, जो कॉमन नाम है बिष्ट वहां पे, और ये वहां पे विद्यार्थी परिषद में थे, जो संघ की स्टूडेंट यूनियन की इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी इसको बोलते हैं। कोटद्वार एक जगह है पहाड़ में थोड़ा ऊपर, वहां पे वो पढ़ते थे, बीएससी पढ़ते थे अपनी। अब एबीवीपी के विद्यार्थी के रूप में उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, ये बात है 90-91 की, ये कॉलेज में थे 90-91 में। तो महंत अवैधनाथ जो बाद में इनके गुरु हुए, उनको एक जिम्मा मिला था, वो राम मंदिर कमेटी जो समय चल रही थी उसके अध्यक्ष भी थे, उनको एक जिम्मा मिला कि कॉलेज जाओ और नए बच्चों को बताओ कि राम मंदिर का आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए 800 किलोमीटर से दूर महंत अवैधनाथ लैंड करते हैं कोटद्वार, और ये जो इवेंट हो रहा है इसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है अजय सिंह बिष्ट। अब इसको आप कोइंसिडेंस कह लें या इसको देवयोग, मतलब संयोग कह लें या देवयोग कह लें, कि 800 किलोमीटर से एक तो कोटद्वार में ही जाते हैं ये व्यक्ति, उनका संयोजक भी है, और जैसे होता है जो संयोजक होते हैं वो प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, ये वो, तो उनका आपस में थोड़ा तारतम्य बन गया, मतलब अतिथि का, महंत अवैधनाथ जी का और अजय सिंह बिष्ट का। तो उन्होंने बाद में कहा कि भाई मुझे ऐसे युवकों की बहुत अपने मठ में जरूरत है, आप कभी आओ, ऐसे बोल देता आदमी, भाई आप मिलने आओ मिलने आओ, और ये पहुंच भी जाते हैं व्यक्ति। अब देखिए, ये सुनने में आज आसान लग रहा है राहुल, 1991 में 800 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज से चले जाना, पैसे भी लगता था, और ट्रेन टिकट करवाना, बस टिकट करवाना 800 किलोमीटर, आज तो बहुत आसान है तरीके, लेकिन 1991 में, 1991 में वहां चले जाना और फिर वहां रहना। और गुरुजी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक आए, वहां पे प्रश्न उत्तर हुए, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने अपना एमएससी ज्वाइन कर लिया। एमएससी के बीच में उनको एक बार खबर आई, महंत अवैधनाथ तो एमपी थे, फेमस व्यक्ति थे, तो उनकी खबर छपती थी कि भाई महंत अवैधनाथ हॉस्पिटल में एडमिट है, एम्स में एडमिट है। ये एम्स पहुंच गए। अब ऋषिकेश से दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में एम्स पहुंचना, एम्स में अपने मरीज को ढूंढना, एम्स दिल्ली आज भी बहुत बड़ा है, तब भी बहुत बड़ा था, तो वो भी आसान नहीं था। मतलब इसमें व्यक्ति खोजी था व्यक्ति कि वो उनको पहुंच गया। अब महंत अवैधनाथ थोड़े से, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है और ट्यूब्स इन एंड आउट आ रही हैं, वो उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं अब तो आपको मठ में आना ही पड़ेगा तुमको। महंत अवैधनाथ अजय सिंह बिष्ट एक बालक से कह रहे हैं जो पैंट कमीज में है, जो एक कॉलेज का बालक है, एमएससी कर रहा है, बीएससी कर चुका है, बीएससी में मिला था। तो उन्होंने कहा नहीं आप ठीक हुई है, देखेंगे, करते हैं, मैं भी मन बना रहा हूँ। अब ये जब इनको लगता है कि थोड़ा सा ना, मतलब एक इमोशनल सीन मोमेंट हो जाता है, जबकि उसके बाद वो बहुत लंबा जीवित रहे, उनका लंबा आयु रही उनकी तो वो ये बात रही होगी हॉस्पिटल वाली 93 की, और उनका शरीर छोड़ा उन्होंने 2014 में,
तो उसके बाद उनका लंबा 21 जीवन साल रहा। लगभग लेकिन वो जो मोमेंट था वो तो एक इमोशनल मोमेंट था कि एक तो उनकी भेंट हो रही थी 3-4 बार, और ये प्रभावित भी थे। राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पे था, बाबरी का ढांचा जा चुका था, मंदिर बनने को था, कोर्ट में केस जाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने लगा कि और इनके जीवन में कुछ कुछ ऐसा लग रहा था, इनको लग रहा था अन्याय बहुत है समाज में। मतलब इनके घर में एक बस चल रही है, बस चलती थी इनके घर में, योगी जी के घर में। इनका बड़ा भाई पढ़ने में ठीक नहीं था तो बस चलाता था। किसी ने बस तोड़ दी और इन्हें को पुलिस स्टेशन में जाके माफी मांगनी पड़ रही है। कॉलेज में जा रहे हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चीटिंग से चुनाव हरा दे रहा है, कोई लड़की चुनाव लड़ रही है तो टॉयलेट में उसके बारे में गंदा लिख दे रहे हैं। तो इनको ये अन्याय बड़ा समझ में नहीं आता था कि भाई अच्छा काम करने निकलो फिर भी 4 लोग आ जाते हैं। तो उस अन्याय से भी एक तरह से जूझ रहे थे कि मैं करूं क्या। एक होपलेस हो जाता है ना आदमी कि भाई मैं करूं क्या। तो वो भी आदमी कुछ एक छोड़ छाड़ के चल देता है। कुछ खोज में था वो कि करूं क्या, मतलब व्हाट्स माय लार्जर पर्पस इन लाइफ। और आपको इतना प्रभावी संत मिल जाता है उस समय। तो ये सारी चीजें हो रही थी। ये बिना बताए एमएससी अपनी 3-4 महीने छोड़ के घर में बिना बताए, कि पहले तो उतना पेरेंट्स ट्रैक भी नहीं करते थे ना कौन बच्चा कहाँ जा रहा है। तो कुछ मतलब गोरखपुर चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया पूरा। संन्यास लेने की पूरी प्रक्रिया है, कैसे कर्ण छेदन होता है, कैसे आप सिर मुंडन कराते हैं, कुछ आपकी पठन पाठन होता है आपको वेदों की मंत्रों की, वो चल रहा था। तो पेरेंट्स को पेपर से पता लगता है कि महेंद्र वैद्यनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और पेपर में पढ़ रहे हैं ये लोग, भाग के मतलब वो ट्रेन पकड़ के जाते हैं कैसे तैसे। बल्कि माँ का और उनके गुरुजी का संवाद है पूरा। वो एक तरह से गुरुजी को मतलब गुस्से में बोल रही है कि तुम मेरा बच्चा ले गए छीन के। भाई माँ के लिए तो बच्चा ही है ना, माँ के लिए बच्चा छीन के ले गए। वो अपने बच्चे को पैंट कमीज में छोड़ के आई थी, यहाँ पे सिर मुंड के बिल्कुल वो गेरुआ में, वो बच्चा बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो वहां पे अब, लेकिन अब इसमें एक बात जो मैंने जल्दी से रशअप कर दी कि उन्हीं को क्यों चुना। तो वो जब एक जो टाइम था जब उन्होंने संन्यास ले लिया, देखो वो सन्यासी भी एक वन ऑफ द साधुज ऑफ द मठ भी हो सकते हैं, लेकिन वही हेड प्रीस्ट क्यों बने, मतलब महंत इलेक्ट, मतलब उत्तराधिकारी उन्हें क्यों बनाया। वो जो उस छोटे समय में संन्यास लेने से लेकर उत्तराधिकारी घोषित करने का जो समय था, उसमें जिनका डेडिकेशन दिखा वो अनपैरेलल था। कहते हैं जब उनका कर्ण भेदन हुआ तो कर्ण भेदन बड़ी मतलब बिल्कुल आपको एक सुए जैसी चीज से बिना किसी एनेस्थीसिया से फ्रंट लोब को ऐसे चीर देते हैं, खून टपकता है। मैक्सिमम आपके पास एंटीसेप्टिक होती है सरसों का तेल, कोई दवाई नहीं, कोई मरहम नहीं। तो ये ऐसे स्टेबल थे जैसे इनको कुछ हुआ ही ना हो। तो महेंद्र वैद्यनाथ ने ऐसा रिकॉर्ड्स में आता है कि मैंने जीवन में इतने कर्ण भेदन, ऐसा कर्ण भेदन मैंने नहीं देखा कभी, क्योंकि व्यक्ति को स्टिल जैसे शरीर का बोध ही नहीं है उसको, शरीर से कोई आसक्ति नहीं है। और जिस तरह से उस जिस्म को फॉलो करना, चाहे सुबह सुबह मतलब 4 बजे उठने की प्रक्रिया है तो 3:30 बजे उठ जाएगा, गौशाला में मिलेगा, वो पूरा आश्रम साफ कर लड़ ले रहा है लोगों से कि आश्रम गंदा क्यों कर दिया। मतलब उन्होंने बिना कहे ओनरशिप ले ली आश्रम की। तो आई थिंक ये तो गुरु और शिष्य के बीच में क्या हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकते, मतलब क्या कॉस्मिक कनेक्शन था कि वो व्यक्ति की गोरखपुर से उठ के कोटद्वारी पहुंचता है राम मंदिर का आंदोलन के लिए। तो वो देवयोग जो आपने कहा वो वाली बात है था कि वो एक कॉन्सेंट्रेस था, उनको दिख गया, कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट दिख गया। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उस समय, बल्कि अशोक सिंघल जी और बड़े बड़े जो लीडर थे वीएचपी के, वो भी उस सभा में थे। मैंने अपनी किताब में फोटो भी प्रोड्यूस करा है। और अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। क्या बात। तो ये तो कहानी हुई कि मॉन्क बनने की। अब बात करते हैं मॉन्क जब सीएम बना। हाँ जी सर वो दिन मुझे ऐसा याद है, वो इलेक्शन जीत गए थे, सीएम कौन है पता नहीं, वो न्यूज़पेपर की और मीडिया की तो आदत है ये बनेगा, शायद वो बनेगा, वो ये बनेगा। और वो जो टॉप 2-3 लोग थे उसमें नाम भी नहीं था, उसमें 5-6 में नहीं थे। हाँ, पता ही नहीं बोला थी कौन बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसे कहते हैं ना शॉर्ट लिस्ट लॉन्ग लिस्ट में भी नहीं था। शॉर्ट लिस्ट लॉन्ग लिस्ट का ही नहीं था। और उस समय बीजेपी का एक वो ट्रेडमार्क था कि जिसका नाम है वो तो नहीं आएगा। तो वो ये तो पता चला था ये पास कर रहा है, ये तो नहीं आ रहे, कोई आएगा छठाई। और फिर एकदम से इनका अनाउंसमेंट हुआ और वो एक काला चश्मा लगा के एकदम गाड़ी से निकले, वो सीन याद है। तो उसमें क्या हुआ उसके पीछे, मतलब पर्दे के पीछे क्या घटा, उस प्रोसेस के पीछे मोदी जी थे, आरएसएस था, सेंट्रल लीडरशिप थी, ये क्या था ऐसा वो एक्स फैक्टर जिसकी वजह से इनका नाम आगे हुआ। देखिए एग्जैक्ट प्रोसेस अगर मुझे पता है, अगर मैं क्लेम करूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग राजनीति को क्लोज से देखते हैं, पत्रकारों से परिचय है, टीवी में जानकारी है, तो मतलब एक आभास लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे आपने कहा जो नाम थे 6, वो नाम ऐसे नहीं थे कि वो नाम बिल्कुल हवा में थे, वो नाम सच में थे, है ना। और वो नाम कैसे आते थे, किस चीफ मिनिस्टर बनने में नाम ऐसे आता है कि कौन सबसे एक्सपीरियंस्ड है, कौन इस पद को सबसे अच्छे से चला पाएगा। कई बार रीजन के हिसाब से कौन ठीक बैठता है, जाति के हिसाब से कौन ठीक बैठता है, कार्य की दृष्टि से कौन ठीक बैठता है, जनता में लोकप्रिय सबसे ज्यादा कौन है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कौन फिट होगा। तो उसमें कुछ आते थे उस समय, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बिल्कुल नाम आता था। स्वतंत्र देव काफी समय से थे प्रदेश में, उनका नाम आता था। 5 पर 6 बार के एमएलए थे कुछ, सुरेश खन्ना जी थे,
अभी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो थे, वो सब ऐसे नाम आते थे कुछ। फिर मनोज सिन्हा जी थे, वो पुराने लीडर थे, उनका तो यहाँ तक आ गया कि बन गए, पूजा करने चले गए। तो मीडिया तो देखिए, कोई नॉर्मली पूजा करने जाएगा तो कहेंगे इसीलिए पूजा करने गया, मीडिया को तो अपनी टीआरपी चाहिए। तो ऐसे नाम थे। लेकिन जो बात समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में आपको किस चीज के अगेंस्ट में लीडर देना है। उत्तर प्रदेश में जाति की व्यवस्था चली आ रही है कि भाई मायावती आएगी तो खास जाति को रिप्रेजेंट करेंगी, और अखिलेश आएंगे तो खास जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर दलित ओबीसी पॉलिटिक्स के काउंटर में आपको देना है तो क्या करेंगे आप दलित का देंगे, ओबीसी का देंगे, दलित का देंगे तो कहेंगे ओबीसी नहीं बनाया, ओबीसी का देंगे तो दलित नहीं बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय देंगे तो ओबीसी दलित नहीं बनाया। मतलब आपको कुछ भी बनाया, आपको फंसाया जा सकता है कि आपने इसको केटर नहीं करा, है ना, क्योंकि वही राजनीति है। तो पहली ये थी कि जाति के परे कोई हो सकता है क्या? तो हमारे कहते हैं जात ना पूछो साधु की तो कोई जाति नहीं होती। तो वहां पे फिट हुआ। दूसरा, योगी आदित्यनाथ में वंशवाद, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना कोई ना पीछे कोई। तीसरी बात, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में ऐसे कायम था कि उसके बिना कोई काम ही नहीं होता था। मतलब वो भ्रष्टाचार इतना इंस्टीट्यूशनलाइज था, तो लगता था वही सरकार है जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है। तो एक साधु जिसका एक मठ है, जो अपना परिवार छोड़ के आया, वो किसके लिए पैसे कमाएगा? तो और जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी एक अपनी इमेज थी कि उसको कंट्रोल कौन कर पाएगा। तो वहां पे जो नाम इन टिकमार्क में आया वो योगी आदित्यनाथ का नाम आया। और एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर इन दैट रीजन। मतलब ईस्टर्न रीजन में तो अपनी सरकार टाइप चलाते थे वो। मतलब उनके जनता दरबार लगता था, जो मैंने उनके सीएम बनने से पहले देखा, वो ऐसा लगता था वहां सरकार चल रही है। मतलब लोग अपनी याचिका लेके आ रहे हैं, यहाँ पे टाइपराइटर में टाइप हो रहा है, लेटर जा रहे हैं, डीएम को फोन जा रहा है, सीडीओ को फोन जा रहा है, सीएमओ को फोन जा रहा है, एसपी को फोन जा रहा है, किसकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जिसका लेटर से ऑनर नहीं हुआ खुद चले गए बाबा। तो बाबा अपनी एक मिनी सरकार तो पूर्वांचल में चला ही रहे थे, है। और वो सामाजिक सरकार थी, वो उसमें ऐसा नहीं था किसी को ठेका पट्टा मिल रहा है और किसी को कुछ हो रहा है। वो जनता के लोग ही उनको सरकार बना दिया था। तो बल्कि मैंने आपने बोला भी अभी स्टार्टिंग में कि मूवी बना रहे हैं, उसमें हमने जो टीजर डाला उसमें यही लिखा हमने कि वो शिष्य बनने आया था, जनता ने तो सरकार बना दिया। सही बात। तो जनता का बनाया हुआ सरकार था। तो मेरे ख्याल से इसी रीजन से उनको चूज करा कि भाई इनका इकबाल है उत्तर प्रदेश में, और अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, और वो 40 इंस्टीट्यूशन संभाल ही रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन संभाल ही रहे हैं। और देखिए, मैं आपको जनता दरबार की एक बात बताऊंगा राहुल, वो जब उन्होंने 94 में लिया संन्यास, तब से उन्होंने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। मठ की एक परंपरा है सामाजिक कार्य की। और 98 में पहली बार एमपी बने, है ना, तो 4 साल के बाद वो एमपी बने। लेकिन उन्होंने जनता दरबार लगाना शुरू किया। जनता दरबार को अगर एक बार ऑपरेट होना देखेंगे ना आप, जनता दरबार में रोज के कम से कम 250-200 लोग आते हैं, है ना, आ गए। उसमें आपको विजुअली मुस्लिम लोग, बुर्का पहनी हुई महिलाएं, टोपी लगा, वो भी आते हैं। बिल्कुल, वो भी इनको उतनी मान्यता से मानते हैं जैसे कोई आते हैं। बल्कि एक बार मैं गया था, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो एक बिल्कुल मुस्लिम व्यक्ति लेटर लेके बड़ा खुशी से बाहर को निकल रहा था। उन्होंने क्या रोका, मैंने, चाचा क्या है? कह रहे बाबा की जादुई छुट्टी है। मतलब चाहे नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, बहन जी मतलब मायावती, नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव, डीएम काम करेगा ही करेगा, कलेक्टर काम करेगा ही करेगा। मतलब इतना इकबाल है उस लेटर का। तो वो जो ये रोज देख रहे हैं ना, किसी का मतलब किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिली, किसी की कंप्लेंट नहीं लिखाई जा रही है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं वो रोज सॉल्व कर रहा है। आप 20 साल तक 300 लोगों की ऐसी समस्याएं सॉल्व करते हैं, आपको तो पता लग ही जाएगा ना समाज में हो क्या रहा है। समाज में इससे बड़ा सैंपल सर्वे हो सकता है कोई? उनको पता है समाज में चल क्या रहा है, समाज में क्या दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व क्या करना है, अधिकारी कहाँ पे गलत है, लोग क्या कह रहे हैं क्या। तो ऐसा जो व्यक्ति था, जो मतलब बीएससी एमएससी भी पढ़ा हुआ है, जिसने मॉडर्न एजुकेशन भी ली है, जिसने गुरुकुल की परंपरा से पढ़ाई भी करी है, नाथ पंथ जो बड़ा पंथ है उससे पढ़ाई करी है, और पिछले 20 साल से कई हजारों लाखों लोगों से सीधे संपर्क कर चुका है। आई थिंक ये प्रोडक्ट था जो आइडेंटिफाई कर लिया अमित शाह जी ने। क्या बात सर। एक चीज है, अभी एक तो साधु की लाइफस्टाइल एक अलग होती है, जैसे आपने बताया ना, सुबह 3:30 बजे उठ गए, गौशाला चले गए, कुछ योग है, प्राणायाम है, 10 चीजें हैं, वो एक अपने आप में एक बिजी शेड्यूल है। फिर एक पॉलिटिशियन की एक अलग है कि उसको कभी भी फोन आ गया, कोई चीज हो गई, कोई भी मैटर हो गया। अब ये दोनों पर्सनैलिटी को कैसे योगी जी बैलेंस कर रहे हैं कि वो साधु वाली जो परंपराएं जो पहले फॉलो करते थे, आज भी एज इट इज फॉलो हो रही है बीइंग अ सीएम, और उस साथ में इंटीग्रेशन कैसे हो पा रहा है, उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, जैसे मैंने कहा राहुल की अपनी जो स्पिरिचुअल बैटन है वो 94 में महंत अवधनाथ जी ने पास ऑन कर दी, है ना। और अपनी जो पॉलिटिकल बैटन है वो 98 में पास ऑन कर दी। 98 में पहला चुनाव लड़े, जीत गए, और फिर 99 में जीते, फिर 2004 में जीते, 2009 में जीते, 2014 में जीते, 5 इलेक्शन लोकसभा के जीते। तो सीएम बनने से पहले कोई नए पॉलिटिशियन नहीं थे। ही वॉज इन पार्लियामेंट फॉर 19 ईयर्स। मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हैं 3 बार, तब वो साथ में पार्लियामेंट में है। और उसके बाद जो पूरा विपक्ष है 2004 से लेकर 2014 तक का विपक्ष चल रहा है, जब मनमोहन सिंह 1 और मनमोहन सिंह 1, तब योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं,
प्राइवेट मेंबर बिल डाल रहे हैं, तो ही इज अ वेरी इन्वॉल्व पॉलिटिशियन। मैं उनका जब डेटा देखता हूं तो उनकी अटेंडेंस नेशनल एवरेज से ऊपर है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्लियामेंट नेशनल एवरेज से ऊपर है, उनके नंबर ऑफ डिबेट्स पार्टिसिपेटेड इन नेशनल एवरेज से ऊपर है, नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल, जो बहुत एक बड़ा बड़ा यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, जो फ्राइडे को आप प्राइवेटली आप मेंबर एक बिल डाल सकता है, सरकार में ना भी हो तो वो भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो इज अ वेरी इन्वॉल्व एमपी। जब मैंने रिसर्च करी तो पता लगा लाइब्रेरी में वो किताबें इशू करा करा के पढ़ रहे हैं। तो मतलब ही वाज काइंड ऑफ ट्रेनिंग हिमसेल्फ फॉर दिस बिगर रोल मे बी व्हिच ही नेवर न्यू इट विल कम। तो ये जो 19 साल की जो ये ट्रेनिंग थी, इसमें वो संत भी थे। तो वो अपनी जो, जब वो पूरा दिल्ली आते थे तो अपना पूरी पूजा पाठ की प्रक्रिया लेके आते थे। तो देखिए डिसिप्लिन होने से ये फायदा है कि आप ज्यादा चीजें कर पाते हैं, क्योंकि आप उठी 4 बजे गए ना, तो आपका जब बहुत सारी चीजें करने के बाद भी आप 8 ही बजे हैं। तो योगी आदित्यनाथ बल्कि आजकल एक बड़ा सही एक चीज कहते हैं कि जब तक मैं 4 जिलों का दौरा करके वापस लखनऊ लौटता हूं, मेरे विरोधी सो के भी नहीं उठते। तो ये कई बार दिस इज एडवांटेज ऑफ आप कहते हैं ना 5 AM क्लब, तो ये तो 3 AM क्लब है भाई। बल्कि हमारे यहाँ जोक क्या चला पता है, जब योगी जी सीएम बने तो जोक बना कौन पहले उठता है, योगी जी पहले उठते हैं कि मोदी जी पहले उठते हैं। मतलब सोचिए जोक का लेवल भी कितना बढ़िया है। तो पता लगा मोदी जी को कंपटीशन मिल गया, 4 बजे तो पता लगा कि योगी जी 3-3:30 बजे उठते हैं और मोदी जी 3:45 पे उठते हैं। मतलब बोथ आर सच डिसिप्लिन्ड पीपल ना। फिर उनकी अपनी प्रक्रिया है, तो वो अपनी संत की प्रक्रिया भी पूरी चलाते थे, गौ सेवा की, पूरे सारे उनके जो 40-44 प्रकल्प है उनको देखना। सीएम ऑफिस जाने के बाद यहाँ से तो फिजिकल हस्तक्षेप हट गया, तो ये पूरा जनता दरबार शिफ्ट हो गया लखनऊ में, और यहाँ पे भी जनता दरबार चलता रहा। यहाँ पे उनकी टीम देखती थी गोरखपुर में, और सीएम ऑफिस में भी जनता दरबार लगने लगा ऑफिशियली। अब तो उनके पास ज्यादा कंट्रोल है, वो ज्यादा चीजें कर सकते हैं स्टेट में। लेकिन उनका तरीका था कि भाई मैं जनता दरबार जरूर लगाऊंगा, जिससे मुझे पता लगता रहा कि जनता को प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ, और ओवर टाइम वो प्रॉब्लम चेंज हो रही है क्या। मतलब प्रॉब्लम का अगर लेवल बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना, मतलब कि छोटी प्रॉब्लम अब अपने आप सॉल्व हो जा रही है, अब सिस्टमेटिक, मतलब पुलिस की कंप्लेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो यहाँ जनता दरबार लेते रहे, अपनी जो पूजा प्रक्रिया करते रहे, और हर फ्राइडे इवनिंग को या सैटरडे सुबह वो मठ चले जाते हैं, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी मठ चला जाता है। मतलब उनकी जो मेन फाइलें हैं वो भी मीटिंग होती है, और वो पूर्वांचल के दौरे भी करते रहते हैं इस बहाने, और वो मठ में अपनी पूजा प्रक्रिया भी करते हैं, और वो पूरा 2-3 घंटे का अपना जो भी उनकी पूजा खुद करते हैं, वो खुद कर्मकांडी पंडित भी हैं, वो खुद ही पूजा में बैठते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री खुद ही होगा जो मतलब ऑफिशियल इधर साइन भी कर रहा है, उधर G20 की समिट भी कर रहा है, उधर इन्वेस्ट यूपी के लिए समिट भी अंबानी से भी मिल रहा है, और वापस आके पूजा पाठ भी खुद ही कर रहा है। तो हाँ, मतलब सर मैं जो आपका मैंने एक किस्सा सुना था, पॉडकास्ट में था, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि वो जो एक 20 रुपए के गमछे वाला जो सीन था, तो वो मेरे इंटरेस्ट वाली बात थी कि मतलब मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप वो चीज एक बार दोबारा बताएं कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर सीएम बनता है तो उसका बिहेव कैसे होता है, एक साधु सीएम बनता है तो कैसा बिहेव होता है। तो वो जो चीजें उन्होंने पॉलिटिकली बहुत सारी चेंज की, वो शायद टैक्स का भी उन्होंने कुछ माफ किया, 2-3 कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की, एक जब साधु या विरक्त व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, उसने जाके क्या क्या चेंजेस करे, उसके कुछ 2-3 एग्जांपल्स सब शेयर करना चाहिए। ये जो मेरे मुंह से निकलना शुरू हुआ, ये हार्वर्ड में शुरू हुआ। मैं अपनी जो दूसरी किताब थी द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, उसका एक यूएस का मैं बुक टूर करने गया, तो हार्वर्ड में कार्यक्रम हुआ बॉस्टन में। तो वहां पे एक भारतीय छात्र था, उसने पूछा, छात्र था, उसके क्वेश्चन से पता लग गया कि भाई वाई योगी आदित्यनाथ शुड बी इन हिमालयाज, है ना, वो तो पूजा पाठ में होना चाहिए, वाई इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स। वो मतलब राजनीति का आनंद क्यों ले रहे हैं, दैट्स द वे ही आर्टिकुलेटेड इट ना, कि भाई राजनीति का आनंद क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा मैंने पहले अपने स्तर पे उत्तर दिया, मैंने कहा वैसे योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीति आनंद का विषय नहीं है, वो सामाजिक कार्य करने का विषय है, कि सामाजिक कार्य करने का बड़ा कैनवस मिलता है। लेकिन मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप, वो कैनेडी स्कूल का स्टूडेंट था, बड़ा फेमस स्कूल है हार्वर्ड में, कैनेडी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मैंने कहा पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं आप, कैसे नीतियां बनाई जाएं, कैसे इलेक्शन हो, कैसे कैंपेन हो, लीडरशिप के स्टाइल्स के सब पढ़ते हैं। आपके पास कोई ऐसा कोर्स है क्या कि सेल्फलेस लीडर कैसे बने, नॉन करप्ट लीडर कैसे बने। तो कहता नहीं, ये क्या बात हुई, कैसा क्वेश्चन हुआ, मतलब ही बेसिक उसने मेरा क्वेश्चन ही डिस्प्यूट कर दिया, ये क्या क्वेश्चन हुआ, भाई अगर कोई गड़बड़ करेगा तो कोर्ट है, पुलिस है। मैंने कहा नहीं, वो तो पुलिस तो बाद में आएगी ना, पुलिस या कोर्ट तो बाद में आएंगे, लेकिन ऐसा कोई तरीका है लीडर सेल्फलेस बने, लीडर नॉन करप्ट बने। तो उसने मेरा क्वेश्चन ही डिसमिस कर दिया, मैंने ये कोई बात नहीं, ऐसे कोई नहीं बना सकता। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो है, हमारे भारत में 2 परंपराएं हैं, एक है आरएसएस की परंपरा और एक है योग और एक है संन्यास की परंपरा। भाई मैं आपको
मतलब आप कोर्सेज लेते हैं, लेकिन मैं आपको 1 घंटे के कोर्स में, 6 महीने के कोर्स में, 1 साल के कोर्स में नॉन करप्ट नहीं बना सकता ना, सेल्फलेस नहीं बना सकता. दैट्स अ लाइफ दैट यू लिव फॉर लॉन्ग टाइम टू बिकम लाइक दैट. मतलब अगर मैं लंबे समय तक उस जीवन को जीता रहूं उस तरह से, तो संघ में क्या होता है, आपको मतलब 10-10, 20-20 साल पहले आप विद्यार्थी परिषद में रहते हैं, फिर विस्तारक बनते हैं, फिर प्रांत में रहते हैं, फिर विभाग में रहते हैं, फिर क्षेत्र में रहते हैं. वो 20 साल की परंपरा के बाद नरेंद्र मोदी पैदा हुआ. मतलब वहां पे होता है कि रोज किसी के घर में खाना खाना है, 3 खाने 3 घरों में खाने, अपने आप होटल में जाके भी नहीं खाना. और संघ वाला संघ आपको क्या देता है, एक कमरे घर में रहने का, 2 जोड़ी कपड़े, बाकी जियो, वहां पे खाना रोज खिचड़ी मिल जाती है. बाकी जब आप प्रवास में हैं तो रोज एक घर ढूंढिए जहां आप सोएंगे, रोज 3 बार का ढूंढिए. अब ये करते 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 वो कितने लोगों से संपर्क हो जाएगा. सुबह पॉडकास्टर से मिलेगा, शाम को किसान से मिलेगा, कभी इंडस्ट्रीज से मिलेगा, कभी टीचर से मिलेगा, कभी डॉक्टर से मिलेगा. ऐसी परंपरा से नरेंद्र मोदी निकले हैं. और दूसरी परंपरा सन्यास की, जहां उसने अपना ही पिंडदान कर दिया भाई ने. उसने अपना ही जीवन का पिंडदान कर दिया, माँ बाप से नाता छोड़ दिया. इससे बड़ा सेल्फलेसनेस कहां से आएगी. तो ऐसा व्यक्ति जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है तो उसकी सोच बड़ी अलग सी होती है. जैसे पहली फाइल आई कि भाई आपके लिए कौन सी कार खरीदे. कार क्यों खरीदनी है भाई, पिछले सीएम की कार नहीं थी. नहीं सर वो तो थी, लेकिन हमारे यहाँ परिपाटी, हमारे टेंडर, नया सीएम नई कार. तो कहा नहीं वो मेरी पुरानी वाली चल जाएगी. नहीं सर हमारे यहाँ परिपाटी, नया सीएम नई कार. तो इनको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है योगी जी को. हाँ तो थोड़े से देखा ही आप लोगों ने, है ना, बुल्डो से चल जाता है. क्या बोलूं मैं, तो क्या बोले, तो पता ही गुस्से के बारे में बताने की जरूरत है ना. लेकिन वो गुस्सा आता क्यों, अन्याय क्या, ऐसे नहीं आता उनको फालतू गुस्सा आ रहा है. वैसे बड़े वो, बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही बहुत अच्छा है. वो बहुत मजाकिया व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे किस्से सुनाते हैं. लेकिन ऐसा कुछ अन्याय या ऐसा कुछ डिसरप्टिव सा दिखता है उनको, भाई मैं सीएम बनने आया हूँ, तुम कार बेच रहे हो मुझे. तो उन्होंने कहा भाई आपको लगता है पैसे खर्च करने का बहुत मन है, जो पुराने सीएम की गाड़ी है वही लेके आओ. उसका जो पहली वाली सीट है उसमें एक 10-20 रुपए का एक भगवा गमछा लगा दो अपने पैसों से. जो गमछा, जो भगवा रंग मुझे याद दिलाएगा, जो त्याग का रंग है कि मैं त्याग के लिए आया हूं, ना कि कारें खरीदने आया हूं. मेरे लोग प्रॉस्परस हों, वो कार खरीदें, ये मेरी मंशा होगी, ना कि मैं अपने नई नई कार खरीदूं. और इसको अगर आप बजट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो राहुल, मतलब मायावती ने 1 करोड़ की लैंड क्रूजर दिलवाई स्टेट एक्सचेकर को, और अखिलेश यादव ने 2 मर्सिडीज बेंज दिलवाई एसयूवी 7 करोड़ की. अगर 10 करोड़ की गाड़ी आ जाती तो कुछ नहीं फर्क पड़ता. मतलब यूपी का बजट आज तब 2 लाख करोड़ था, और तब भी कोई बात, आज तो 8 लाख करोड़ है. 8 लाख करोड़ के बजट में 8-10 करोड़ की कार मींस नथिंग. और वो हेडर भी पहले से बना हुआ था. मतलब हेडर मतलब पहले, मतलब सरकार में हेडर होना बड़ी बात है. वो खर्च कितना बड़ा है, चला आ रहा है तो एक और चलिए पहले 8 की कार थी, अब 10 की कार आ जाती. तो कुछ बदल नहीं जाता, लेकिन एक डिसिप्लिन की बात होती है. तो उससे क्या मैसेज चला गया, मतलब फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस अगर आपकी पूरे ब्यूरोक्रेसी में मैसेज चला जाए कि भाई जो पुरानी चीज है वो यूज करनी, फालतू में नहीं खर्च करना है, और जनता के लिए कुछ करना हो तो खर्च करना. तो वहीं से एक मैसेज चला गया कि भाई ये ऐसा सीन है. अपनी लिए गाड़ी नहीं ली, तो आज गाड़ी लेते कि 5 करोड़ की गाड़ी, तो अगले दिन वो कैबिनेट सेक्रेटरी कहता है हमारी भी नहीं आती है, तो वो 1 करोड़ की हम भी ले लेंगे. बाकी लोग कहते हैं हमारी भी लेके आओ. किसी की हिम्मत हुई नहीं, खुद ही पुरानी चला रहा है जब तक वो नहीं निबट जाएगी. फिर दूसरा उन्होंने क्या करा, अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा. मतलब मैसेज भेजा कि भाई अपने आप को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, स्किलिंग बहुत जरूरी है, जो आप करते हो स्किलिंग बहुत जरूरी है. क्या करा, सबसे पहले आई एम लखनऊ लेके चले गए. कैन यू इमेजिन, पूरी कैबिनेट को लेके आई एम लखनऊ चले गए और 3 दिन बिठाया वहां पे, पूरे दिन क्लास करवाई, मॉनिटरिंग की, इवैल्यूएशन की, बजट पढ़ने की. बजट पढ़ना मुश्किल चीज होती है ना, आप तो सीए हैं, तो और गवर्नमेंट बजट पढ़ना और मुश्किल चीज होती है. गवर्नमेंट के बजट कैसे पढ़े जाएं, क्योंकि नहीं तो आपको आईएएस ऑफिसर आपको घुमाएगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा. आपको कंसल्टेंट आएगा एनवाई का, पीडब्ल्यूसी का, आपको समझ में नहीं आएगा. आपकी मखौल उड़ेगा. कैसे बजट पढ़े जाएं, कैसे मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हो, कैसे मीटिंग्स ली जाएं, कैसे कम्युनिकेशन. उस पर 3 दिन की ट्रेनिंग हुई. फिर उनका अभी भी समझ में नहीं आया. क्या करा उन्होंने, पूरा करीब 30-40 दिन का समय दिया. रोज शाम को 6 बजे बैठ जाते थे. मतलब पूरे दिन तो काम करो, समझो जो चल रहा है वर्क इन बिजनेस. शाम को 6 बजे 3 आईएएस ऑफिसर आएंगे और पूरा विभाग समझाएंगे. 1 घंटा 3 से 4 घंटे चलेगा. वो 1 घंटा चलता नहीं था, 2-2 घंटे चलता था. और पूरी कैबिनेट बैठेगी, सारे मंत्री बैठेंगे, और वो सारे मंत्री सब सुनेंगे. मेरा विभाग नहीं भी है तो सुनूंगा मैं. मतलब एक दिन बेसिक एजुकेशन वाला आएगा, पूरा एजुकेशन सुनाएगा, 20 साल से क्या क्या हुआ, क्या बजट हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या पुलिस केस हुए, क्या अच्छा हुआ, क्या हमारी उपलब्धियां थी, सब समझाएगा. काउंटर क्वेश्चन पूछो, समझो. एक एग्रीकल्चर वाला आएगा, एक एयरपोर्ट वाला आएगा. ये 30 दिन चला भाई. रोज 6 बजे बैठते थे, रात के 11-12 बज जाते थे. वहीं खाना आता था सबको. मैं भी बैठा हूँ कुछ मीटिंगों में ऐसे ही, मैं क्योंकि किताब लिख रहा था उस समय, तो वो खाने की वो आ जाती थी, वो पैकेट वाला, और बाबा जी का अपना एक बोरिंग सा टिफिन आता था, उसमें 2 रोटी सी दिखता था कि क्या कुछ, वो सूखी सी रोटी खा लेते थे, और यहाँ सब अपना एक पैकेट का खाना आता था. अब उसमें भी मैसेज चला गया इस व्यक्ति को, ही मीन्स बिजनेस. पूरी जो प्रेजेंटेशन होती थी उसके बाद 10 मिनट का उद्बोधन होता था योगी आदित्यनाथ का.
उससे पता लग जाता है इस व्यक्ति को सब पता है, इसको एग्रीकल्चर भी पता है, इसको शिक्षा भी पता है, इसको हेल्थ भी पता है, क्योंकि वो चला रहा है ना, वो 20 साल से लोगों की सुन रहा है और खुद का हॉस्पिटल चला रहा है। आप अगर 10 रुपए का पीपीई किट अगर 20 रुपए का बोलेंगे, उनको पता लग जाएगा तुम चोरी कर रहे हो। अब तो रोज ही करते हैं, हम तो ऑर्डर करते हैं हम रोज। तो रोज ही ऑर्डर करते हैं, मैं अपना रिक्वेशन दिखा दूंगा। और एज ए प्राइवेट मेंबर, वो भी एनजीओ जो चलाता है, वो तो बिल्कुल और छोटा छोटा पैसा बचा के रहता है। एक बार ऐसा हुआ, एयरपोर्ट्स पे बात आई कि यार यूपी में एयरपोर्ट केवल 2 फंक्शनिंग एयरपोर्ट है, एक लखनऊ में, एक बनारस में। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आ ही नहीं पाता है, वो कहाँ, वो 3 दिन ट्रेनों में धक्के खाते तो आएगा नहीं, तो एयरपोर्ट और होने चाहिए। सबने बताया कि हाँ हो सकता है, वहाँ एयरफोर्स वाला है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चर्चा हुई थोड़ी देर, फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा हाँ मैं एविएशन कमेटी में था जब, तो ऐसी बात हुई, वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ठीक नहीं है, वहां पे ये है, बोइंग वहां लैंड कर सकता है। लोग हैं बोइंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये बाबा तो सोचा घंटी बजाने वाले बाबा है, अब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। देन पीपल डिडंट रियलाइज कि भाई वो 19 साल से पार्लियामेंट में, वो भाई वो वहां पे, मतलब फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी टू प्रमोद महाजन टू अरुण जेटली, उन सबके साथ सीखते हुए, इतनी सारी पार्लियामेंट्री कमेटी में रहते हुए, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हुए, इतनी डिबेट करते हुए, विदेश दौरा करते हुए, वो करता हुआ है। हम लोग डिस्काउंट कर जाते हैं कि पार्लियामेंट में रहना ही बहुत एजुकेटिंग प्रोसेस है। सही बात है। और वो 19 साल से एक एंगेज्ड पार्लियामेंटेरियन, एक इन्वॉल्व पार्लियामेंटेरियन, तो लोगों में मैसेज चला गया, ही मीन्स बिजनेस, ही नोज हिज इनको स्टफ। घुमा नहीं सकते, इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। ये घर से ये सोच के आए कि ये करना है, ये करवा के जाएंगे, ये करवा के जाना है ना। तो इसको ब्यूरोक्रेसी में फर्क पड़ा। तो हाँ, मतलब ये उनके इनिशियल डेज थे, जिससे उनका भी एक टेम्पो सेट हो गया और पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज चला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होने वाला है। और सर एक चीज जो उन्होंने भी रिसेंटली कही, उनका भी अगले 4 साल में मैं यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा, एक का एम रख दिया। अब नॉर्मली यूपी रिलीजियस चीजों से या जातिवाद के चक्कर में जाना जाता है, इकोनॉमिक्स की बात नॉर्मली नहीं होती। अब इन्होंने एम भी रख लिया, उसके प्रयास में भी आगे बढ़ गए। तो अभी ये जो 1 ट्रिलियन का एम है, इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं इन्होंने, क्या क्या चीजें की, अगर अपन कुछ मेन चीजें डिटेल में कर सके, क्या विजन है? देखिए राहुल, ये केवल इस टर्म का नहीं, पिछले टर्म में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि मैं यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी देखना चाहता हूँ। ठीक है। और उन्होंने इस एम को ड्राइव भी बड़े स्मार्टली करा। उन्होंने कहा भाई यूपी करीब 16-17% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो मतलब हो गया कम से कम है, बड़ा चंक कंट्रीब्यूट करता है। उन्होंने कहा अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करूंगा, तो यूपी उसमें 1 ट्रिलियन को कंट्रीब्यूट करे कम से कम। सही बात है। तो पहली बार तो यूपी के लिए ना ये बड़ी अजीब सी बात थी, अरे हम तो भाई नंबर 1 गुंडागर्दी में हुआ करते थे, चोरी चकारी में हुआ करते थे, सैंड माफिया, लैंड माफिया, चीटिंग माफिया, भू माफिया, कार चोरी माफिया, ये सब आता था हमें। ये बिजनेस हमारे बस का है, हमारे का। तो ये यूपी के लिए बड़ा माइंड शिफ्ट चेंज था। तो उसके लिए जो चीजें करेंगे, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर। एक चोरी चकारी वाली जगह में कौन बिजनेस सेटअप करेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा कैसे सेटअप हुआ, मतलब 17, 18, 19 तो उसी में लग गए। फिर हमारे सड़कें बिल्कुल बेहाल थी, कहाँ गड्ढा है कहाँ सड़क है। तो अब आज की स्थिति ऐसी है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा वो एयरपोर्ट से आएगा, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा 16वां एयरपोर्ट अभी मुरादाबाद तक में एयरपोर्ट खुल गया है। आप मुरादाबाद जाके वापस आ सकते हैं शाम को। और वर्ल्ड का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट अभी टचडाउन हो चुका है उसमें, और भी कुछ महीनों में वहां पे लैंडिंग शुरू हो जाएगी। तो एयरपोर्ट अब होगा कि भाई बिजली नहीं आएगी तो जनरेटर सेट पे तो फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, कैसे 24/7 बिजली आए। पहले तो हमारे यहाँ 10 घंटे 12 घंटे बिजली आया करती थी, तो अभी 6, 7, 8 साल पहले वो तो हम भूल गए। कई बार हम लोग ना भूलते बहुत जल्दी हैं। हमें याद है कि हमारे यहाँ बचपन में ना, मतलब 4 लोग घर में तो 4 पंखे हुआ करते थे, कि मेरा पंखा ये, पापा का पंखा ये, मम्मी का पंखा है, क्योंकि सबके पंखे 4 लोगों को, सभी को गर्मी लग रही है ना भैया, और लाइट जानी है, मतलब ऐसा नहीं कभी लाइट चलेगी, जाएगी, पता ही है कि 8 घंटे 6 घंटे लाइट जाएगी। मतलब अगर 12-14 घंटे से ज्यादा लाइट आ गई तो आपको पता अच्छा कुछ त्योहार वार है, शायद आ गई होगी इस वजह से। वो भी कुछ खास जिलों में आती थी, मायावती आती थी तो कुछ खास जिलों में आती थी, उनके फेवरेट जिले। जब मुलायम आते थे उनके फेवरेट जिलों में आती थी, मुलायम के खास त्योहार थे उनमें आती थी, कभी इधर के त्योहारों में आती थी। तभी उन्होंने कहा भाई अब दिवाली में भी आएगी और ईद में भी आएगी लाइट, क्योंकि अब 24 घंटे लाइट आ रही है, हर समय लाइट आ रही है। क्योंकि तो ये जो 4-5 व्यवस्थाएं हैं ना, ये लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा इंटरनेट नेटवर्क हो, अच्छा एयरपोर्ट नेटवर्क हो, और लाइट पूरी आती हो, ये बेसिक सेट करके इन्होंने इंडस्ट्रीज को बढ़ाना शुरू करा। इन्वेस्टमेंट समिट गुजरात के मॉडल पे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट शुरू करे, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आए, छोटे इंडस्ट्रियल आए, यूनिकॉर्न्स आए, सोनिकॉर्न्स आए, और बिल्कुल एक इन्वेस्ट यूपी बोल के पूरी यूनिट बना दी जो उनको चेज करेगी। उल्टा पहले इंडस्ट्रीज उनको चेज करते थे, अब यूपी बिल्कुल गुजरात में जैसे हुआ था उसको फॉलो करते हुए यूपी को एक न्यू इकोनॉमी बनाने की कोशिश करी। और पहली बार पिछली सरकार के अंत में अपना 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल 16 कंट्री में भेजा, मतलब 5-5 की टीम बना के, एक मंत्री, उसके 3 सेक्रेटरी, EY के या डेलॉइट के कंसल्टेंट, उधर से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग सिंगापुर वाली बेल्ट में जा रहे हैं, कुछ लोग मिडिल ईस्ट की बेल्ट में जा रहे हैं, कुछ यूरोप जा रहे हैं, कुछ कनाडा, US जा रहे हैं, और वापस आके रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरी 3 दिन की प्रेजेंटेशन हो रही है योगी आदित्यनाथ को कि आप किससे मिले, क्या हुआ, क्या इन्वेस्टमेंट फाइल हुआ, क्या ये भारत में हो सकता है क्या।
फिर वापस आके इन्वेस्टमेंट टारगेट आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जब पूरा हुआ तो ड्रोन शो से इन्वेस्टमेंट के नंबर हवा में लिखाए जा रहे हैं। मतलब ये एक स्टाइल डूइंग विद फ्लेयर। आईटी दिल्ली की एक बहुत फेमस कंपनी है जो ड्रोन शोज करती है। वो 3-4 हजार ड्रोन एक साथ उड़ा के हवा में स्पेस बनाती है। तो पहले उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर बनाए, शिवाजी बनाए, शिव बनाए, भगवान बनाए, मतलब ये देखा कि रिलीजन में इकोनॉमी है। और उसके बाद लिख दिया 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आए, है ना। तो मतलब डूइंग इन्वेस्टमेंट विद स्टाइल। तो फिर डिक्लेयर सबको सेंस आ गया कि क्या होना है। तो उन्होंने कहा कि 2 चीजें करूंगा, पहले तो सारी चीजें ठीक करूंगा जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके, इन्वेस्टमेंट की एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो छोटे बिजनेस है उनको कैसे बड़ा करें। जैसे हमारी अभी बात हो रही थी, आपने कहा छोटे बिजनेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ओडीओपी कॉन्सेप्ट दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को बड़ा करूंगा, चाहे वो भदोही के कालीन हो, बनारस की साड़ी हो, अलीगढ़ के ताले हो, मेरठ के क्रिकेट बैट हो, वो या हाथरस की हींग हो, उसको बड़ा मार्केट देना। मतलब उसको दिल्ली की प्रदर्शनी में लेके जाना, उसको स्विट्जरलैंड की, न्यूयॉर्क की प्रदर्शनियों में लेके जाना, उसको बड़ा मार्केट देना, उसकी वेबसाइट अलग से लॉन्च करना। चाइना में लगभग ऐसा होता है कि चाइना में होता है, हर रीजन का अपना क्या प्रोडक्ट है, जिससे उसको मैं अपनी अलग SCZ दूं, उसको क्या नॉर्म्स दूं, वहां पे क्या ट्रेनिंग दूं, उसको क्या स्किलिंग दूं, उसको क्या क्रेडिट लेंडिंग ऐसी करूं कि वो बड़ा छोटे बिजनेस जो 50 एम्प्लॉय का, वो 500 एम्प्लॉय का कैसे हो पाए, जिससे पलायन भी ना हो, माइग्रेशन भी ना हो। तो ओडीओपी जिससे लोकल बिजनेस बने, और बाकी चीजें सेट करना, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, जिससे जो बड़े हब्स हैं वो इन्वेस्टमेंट आ सके। तो ये, और डिलाइट एक कंपनी ली जो केवल काम इस पे कर रही है हर सेक्टर में कैसे कैसे XX, XXX की ग्रोथ हो, जिससे वो हर डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगा। ऑन द लाइन ऑफ गुजरात मॉडल ही है, जैसे गुजरात मॉडल था वैसे फोकस, वेरी फोकस। जैसे कोई इंडस्ट्री काम करती है वैसे स्टेट इस समय उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। तो सीओ वाला जो कॉन्सेप्ट गोरखपुर पे था वो यूपी लेवल पे आ गया। यूपी लेवल पे आ गया। सर, अगर हम कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट या नंबर्स की बात करें कि अभी जो इन्होंने चेंजेस किए उसका क्या इम्पैक्ट आया, हमको इकोनॉमिक नंबर्स की बात करें या कुछ इंडस्ट्री नंबर्स की या कुछ इंसिडेंट्स की, कि पहले ये हुआ करता था, आजकल देखो यूपी में ये होता है, ऐसे कुछ देखिए टॉप नंबर्स हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का बजट पहले 2 लाख करोड़ हुआ करता था। इस समय उत्तर प्रदेश का अभी बजट आया, फरवरी में सबके बजट आते हैं, 8 लाख करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश पहले रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट होता था, अभी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश इस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने में भारत का दूसरा, दिल्ली से ज्यादा। दिल्ली में हर आदमी कंपनी रजिस्टर करना चाहता है क्योंकि ट्रेडिंग आसान होती है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 स्टेट है, 15,000 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं पिछले साल में। टूरिस्ट काउंट, मतलब ताजमहल से ज्यादा टूरिस्ट काउंट, गोवा से ज्यादा टूरिस्ट काउंट काशी में आ रहा है, अयोध्या में आ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट आता है तो पैसा लेके आता है ना। इकोनॉमी, टूरिस्ट इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी, जो मैंने बताया ना डिलाइट के जो अलग अलग वर्टिकल, उसमें टेम्पल इकोनॉमी एक वर्टिकल है। क्योंकि जब प्रयाग में 65 करोड़ लोग आ जाते हैं, जब अयोध्या में 12.5 करोड़ लोग आ जाते हैं, जब काशी में 8.5 करोड़ लोग आते हैं, ये सारे इकोनॉमी लेके आते हैं। तो वो नंबर्स हम लोग, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें 15वें हुआ करते थे। हमें लगता था रैंकिंग हमारे लिए बनी नहीं है, ये तो तमिलनाडु के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए बनी है। अब हम सेकंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो उत्तर प्रदेश वाले भी चेक करेंगे, ये तो रैंकिंग हमारे लिए तो गुंडागर्दी वाली रैंकिंग बनी थी। उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड हुआ करता था कि हम बाहर जाएंगे तो हमें गाली पड़ेगी, यार उत्तर प्रदेश से आए, तो हम लोग दिल्ली विल्ली बोलते थे, हाँ वो दिल्ली से आए हैं, जिससे हमारी ब्रांड ना लगे। आज आप गर्व से बोलते हैं, आज बोलता है, मतलब उत्तर प्रदेश वाला भैया पहले एक गाली की तरह होता था, अब वो सम्मान हो गया। अच्छा, अब योगी के उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहां हाईवे है, जहां एयरपोर्ट बन रहा है, जहां अयोध्या है, जहां काशी है, जहां कुंभ लगा था। तो एक इमेज जो मेकओवर हुआ है वो, और जो इंडेक्सेस में ऊपर बने, चाहे वो बजट के हों, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हों। हमारी पर कैपिटा इनकम 40,000 हुआ करती थी, अभी 1,20,000 हुआ होती है। तो सारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश डबल ट्रिपल हो गया है। सर, योगी 1.0 और 2.0 में कोई डिफरेंस आपको देखने का उनके पॉलिसीज में या उनके टेम्परामेंट में, जो 5 साल पहले थे और जो सेकंड टर्म में भी? देखिए फर्क यह है कि पहले आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो कोई लो हैंगिंग फ्रूट था ही नहीं। तो अब क्या, अब लो हैंगिंग फ्रूट आने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या था, रोड ही नहीं है, इंडस्ट्रीज आएगा कैसे, बिजली नहीं आ रही है, किसको कैसे बुलाऊं, है ना। अब मेरे चोरी चकारी, उसका एम्प्लॉय सेफ नहीं, उसका पैसा सेफ नहीं, करूं क्या। एयरपोर्ट नहीं है, सड़क नहीं है, करूं क्या, है ना। मेरे स्टेट की इमेज ऐसी है, करूं क्या। मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेरे टैलेंट ही नहीं आ रहा है, तो करूं क्या मैं। तो ये जो सारी चीजें थी, इन्वेस्टमेंट उन्होंने तब भी ड्राइव करी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ड्राइव कन्वर्ट नहीं होती थी। अब क्या है, उत्तर प्रदेश इस स्लेट पे है कि जब कोरोना के टाइम में, जब सैमसंग की जो डिस्प्ले यूनिट है चाइना में बंद हुई, वो कहीं भी जा सकती थी, गुजरात जा सकती थी, तमिलनाडु जा सकती थी, महाराष्ट्र, वो नोएडा में पहुंची। वो नोएडा में पहुंची और उसके लिए 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा बिजली की लाइन योगी सरकार ने अलग से स्पेशली उस सैमसंग की फैक्ट्री के लिए दी। मतलब इस लेवल पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। तो वो आपको बिल्कुल जमीन पे दिख रहा है वो, कि किस तरह से वो चीजें आती जा रही हैं। सर, अभी आपने बात कोविड की, कोविड जब हुआ था तो मतलब ऐसा कहते हैं मैं अमेरिका से भी नहीं संभला, अमेरिका में बहुत सारी घटनाएं हुई। उस लेवल सबसे बड़ा स्टेट
20 करोड़ 22 करोड़ की जनसंख्या को कैसे संभाला, कैसे मैनेज किया कोविड को, क्योंकि अगर इंडिया में बात बिगड़ती तो बिल्कुल। पता है कि यार बिगड़ती तो यूपी से यूपी से बिगड़ती, बिगड़ती। और इंडिया की अगर बात संभल गई है तो इसलिए संभली है क्योंकि राइट। यूपी संभल गया है। तो क्या स्पेशल चीज उस दौरान वहां पे की योगी आदित्यनाथ ने? देखिए पहले जिन लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ जी को पास से देखा है, ही इज अ हेल्थ प्रोफेशनल। कैसे हेल्थ प्रोफेशनल? तो वो 400 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं। उनको देखिए, लेकिन ये बीमारी तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी। ही इज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। कैसे? अगर आपने एक बीमारी का नाम सुना, जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसको हम दिमागी बुखार, जापानी बुखार बोलते हैं, जो पूर्वांचल में बहुत आया करता था, उसपे कई हजारों बच्चे हर साल मरते थे। और योगी आदित्यनाथ, चाहे कोई भी सरकार हो, संसद में सवाल को उठाते थे कि इसका रूटीन इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, कैसे गंदगी से फैलता है, कैसे टॉयलेट घर पे ना होने से फैलता है, ओपन डेफिकेशन से फैलता है। और जैसे ही वो आए, उन्होंने उस पर काम करना शुरू करा, उसका वैक्सीनेशन लगाया, सफाई शुरू करी, उस एरिया में टॉयलेट्स पहले बनाए। और यूनिसेफ ने कहा कि भाई जो दिमागी बुखार है, जापानी बुखार है, उस पर कैसे विजय प्राप्त कर ली। तो अब ये जो ट्रेंड व्यक्ति जब कोरोना में पहुंचता है, उसको पता है कि जो पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई कैसे साफ सफाई रखनी है। देखिए साफ सफाई कितनी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी हो गया था बहुत पहले से बात कर रहे थे, उनको सेंस था उसको, कैसे आपको दूरी बना के रखनी है, कैसे वो, उन्होंने क्या करा, 2-3 चीजें करी। उन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा सर्वे करवाया। 14 करोड़ हाउस होल्ड है, 15 करोड़ हो गए, तो 15 करोड़ हाउस होल्ड है, उसमें बिल्कुल फिजिकल सर्वे करवाया कोरोना के बीच में, कि किसके यहाँ क्या दिक्कत है, किसके यहाँ घर कैसा है, दूरी हो पा रही है। जितने लोग बाहर से आए, क्योंकि बहुत सारे वर्कर जो महाराष्ट्र गुजरात में वहां पर आए, उनके लिए क्वारंटाइन एरिया गांव में बनाया गया, पंचायत भवन में क्वारंटाइन एरिया बनाया गया। ये पब्लिक हेल्थ की हुई। फिर एवरमेक्टिन और जो क्रोसिन और कुछ दवाइयों की किट घर घर बांटी गई। योगी आदित्यनाथ को खुद कोरोना हो गया। 20 दिन उन्होंने सारी मीटिंग जूम पे ली। जैसी ना क्या होता, राजा आपका अगर ग्रसित हो जाता तो यार उसको हो सकता, तो मैं तो बहुत आम आदमी, एक फीलिंग ऐसी आती है, जबकि हो तो किसी की भी सकती है बीमारी। लेकिन उन्होंने इस भावना को हटाने के लिए क्या करा, जैसे ही उनको कोरोना खत्म हुआ, उन पे दौरे पे दौरा। एक मुख्यमंत्री बता दीजिए मुझे, जो अपनी राजधानी से बाहर निकला हो कोरोना के टाइम। या तो नरेंद्र मोदी बाहर निकले, नरेंद्र मोदी एक बार पूना गए, वो पूना वाला की फैक्ट्री देखने, और एक बार हैदराबाद गए, वो रेड्डी वाली फैक्ट्री, जहां दो जगह जहां हमारे वैक्सीन बनी। और योगी आदित्यनाथ 18 कमिश्नरी गए, अपनी एक एक जगह जाके उन्होंने लोगों को संबोधित करा, गांव जाके, वो ऐसी कोई भीड़ नहीं बुलाई यहाँ पे, गांव को संबोधित करा, उसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज में गया। तो बेसिकली उन्होंने ही टुक इट लाइक अ ड्राइव। मतलब उन्होंने 9 लोगों की एक टीम 9, पहले टीम 11 बनी, फिर टीम 9 बनी। उससे सुबह एक मीटिंग होती थी, शाम को एक मीटिंग होती थी, जिसमें पुलिस वाले भी थे, हेल्थ वाले भी थे, पब्लिक प्रोफेशनल भी थे, हेल्थ प्रोफेशनल भी थे। मतलब ही टुक इट एज अ टास्क, जो उनकी जितनी पब्लिक हेल्थ की नॉलेज थी, जितनी हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस की नॉलेज थी उनकी, और एक्सपर्ट से मिलके, बल्कि यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के एमपी ने कहा कि भाई कैन यू लेंड योगी आदित्यनाथ टू अस। मतलब वहां तक बात आई। फिर एंड में डब्ल्यूएचओ ने बिल्कुल पहली बार जब उन्होंने वो सर्वे करवाया, मैसिव सर्वे करवाया, तो डब्ल्यूएचओ ने शाउट आउट दिया कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मैनेज किया है, वो अनप्रेसिडेंटेड। और जैसे ही वैक्सीन आई, उसको जिस तरह से वैक्सीन को लगवाया उत्तर प्रदेश में, जबकि कोविन ऐप का भी इस्तेमाल नहीं हो पाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था स्टेट उतना ज्यादा, जिस तरह से वैक्सीनेशन को करवाया, उससे उसको रोकने में बहुत मदद मिली। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर उत्तर प्रदेश में हालत खराब होती तो पूरे भारत में हालत खराब हो जाती। भी इंडिया का ब्रांड वहीं से खराब हो जाता है। बिल्कुल, मेन नंबर तो वहीं से आ रहा है। बिल्कुल। जैसे अपने बात कर रहे थे कि रिलीजियस की, कि भाई वो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाने से पहले राम जी दिखाए या शिव जी दिखाए, तो रिलीजियस चीजें योगी जी के लिए प्लस में है कि माइनस में? मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। प्लस में ऐसे कि भाई ठीक है, हमारे पास अयोध्या है, हमारे पास काशी है, हमारे पास मथुरा है, तो ये सारी चीजें जो है, इससे रिलीजियस इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग आएंगे और इनकम बढ़ेगी, जीडीपी में योगदान होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन इसी में देखा जाए तो यहीं पे सबसे बड़े बड़े जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे है। जो डिस्प्यूट जब होता है तो आदमी का नॉर्मल ध्यान नहीं जाता, और डिस्प्यूट सुलझाने में पहले ध्यान जाता है। तो ये तीनों चीजें जो है, या और भी बाकी चीजें, वो प्लस है कि ठीक है, इससे बेनिफिट मिलेगा, या नेगेटिव चीजें जो उनको उलझा के रख रही है? देखिए वो तो सन्यासी हैं, उन्होंने 22 साल की उम्र में सन्यास ले लिया था, और ये मथुरा, काशी, अयोध्या, वो तो कई अनगिनत बार जा चुके हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल प्लस ही है। उनको ये स्पिरिचुअल पावर भी देता है, और उन्होंने इसमें एक टेम्पल इकोनॉमी, रिलीजियस इकोनॉमी भी देखी। अगर आप पूरे भारत में भी देखें तो राहुल, कम से कम 200 ऐसे टाउन हैं जो केवल रिलीजियस इकोनॉमी पे चलते हैं। उसको आप अकाउंट करें ना करें, वो अलग बात है ना। वो रिलीजियस इकोनॉमी, चाहे वो तिरुपति देख लें, चाहे वो शिरडी देख लें, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग देख लें, चाहे वो 51 शक्तिपीठ देख लें, और बहुत सारे, चाहे उत्तराखंड में 4 धाम देख लें, बड़ी रिलीजियस इकोनॉमी है। और रिलीजियस इकोनॉमी में बहुत सारे आयाम है उसमें। मतलब पहले ट्रैवल होता है, फिर उसमें स्टे किसी होटल धर्मशाला में होता है, फिर उसमें पुजारी के पास जाते हैं तो उसकी इनकम होती है, आप कलावा मूर्ति खरीदते हैं, आप खाना खाते हैं, आप टैक्सी लेते हैं। मतलब कई कई मल्टी प्रॉन्ड इकोनॉमी है, जो बॉटम्स अप है। दिए वाला भी पैसे कमा रहा है,
और 5 स्टार होटल वाला भी पैसे कमा रहा है। उन्होंने इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लिया। जब अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं भी आया था, अयोध्या का वर्डिक्ट 2019 में आया, ये 2017 में बन गए। सबसे पहला काम किया उन्होंने, अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन थी। जैसे ही आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर करते हैं, आपको मेयर मिल जाता है, म्युनिसिपल कमिश्नर मिल जाता है, सेंटर के एक्स्ट्रा फंड्स मिल जाते हैं। उन्होंने अयोध्या को सुंदर बनाना शुरू कर दिया, मतलब एक तरह से राम जी के आने की तैयारी शुरू कर दी। तो उसमें उसके जो रोड है वो चौड़ी होने लगी, उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी जो नदियां साफ होने लगी, उसके तालाब साफ होने लगे, तो एक सुंदर शहर बनने में तैयार होने लगा। फिर क्या करने लगा उन्होंने दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली को बड़ा करना शुरू करा। पहले साल में 1 लाख दिए जलाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर 5 लाख, फिर 9 लाख, लास्ट ईयर 22.5 लाख दिए बने। तो जो अयोध्या एक तरह से डिलैपिडेटेड सी थी, जिसमें लगता है यहाँ तो विवाद होगा, यहाँ तो कोर्ट केस चल रहा है, वो जानी जाने लगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। 1, 2, 3, 5 रिकॉर्ड बन गए। तो जब राम टेम्पल नहीं भी बना था, राम टेम्पल तो 22 में बना था, उसकी पहले भी भीड़ आने लगी बहुत सारी। जो बहुत सारे वहां त्योहार होते हैं, रामनवमी होती है, सीता विवाह होता है, आसपास के लोग टूरिस्ट भी आने लगे। होटलों ने अपने आप को अपग्रेड करा। पहले मैं अगर अयोध्या जाता था 2016-17 में, तो जितनी भी एग्रीगेटर साइट्स है ना, उसमें 1 होटल 2 होटल दिखाता था, अब वहां 20 होटल दिखाने लगा। ये मैं राम मंदिर बनने से पहले कह रहा हूँ, अब तो कह रहा हूँ 5 स्टार होटल्स आने लगे। तो उन्होंने ऐसा ही, फिर वहां पे काशी में नरेंद्र मोदी MP बन गए, उन्होंने काशी कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिया, उसकी पूरी देख रेख योगी आदित्यनाथ ने करी। फिर उन्होंने कहा मथुरा में क्या हो सकता है, बाकी नमिशरण में क्या हो सकता है, कुशीनगर में क्या हो सकता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट थी, उनको कॉरिडोर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब उसका एरिया कैसे एक वृहद किया जाए, एक ग्लैमरस किया जाए, जो लोगों को अट्रैक्टिव लगे। देव दीपावली जो बनारस में होती है, उसको बड़ा कैसे कर जाए, उसमें कोई स्टार बुलाया जाए, कभी अनिल कपूर आ रहे हैं, कभी हेमा मालिनी का नृत्य हो रहा है, मतलब उसमें एक अट्रैक्शन भी ऐड किया जाए, जान डाल दी उसमें जो था। हाँ, तो मतलब और नंबर्स आप देखेंगे तो नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे मैं आपको नंबर बताता हूँ, अयोध्या में मंदिर बनने से पहले 3 या 4 लाख लोग आते थे साल में, जो बड़ा नंबर है। अभी 13.5 करोड़ लोग आते हैं, मतलब कोई कंपैरिजन है 3 लाख और 13.5 करोड़, 400 गुना, 400 गुना, है ना। काशी में भी कपल ऑफ लाख लोग आते थे, अभी 8.5 करोड़ लोग आते हैं। मतलब ये सब नंबर कंपेरेबल है ताजमहल के, जिसमें 10 से 12 करोड़ लोग आते हैं। ताजमहल में क्यों आते हैं? ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, लोनली प्लैनेट में लिखा है, वर्ल्ड के सारे ट्रैवल गाइड्स में। आप इटली में भी ट्रैवल गाइड देखेंगे तो इंडिया की उसमें ताजमहल की फोटो बनी है। उस प्रचार के बाद इसमें 12 करोड़ लोग आते हैं। यहाँ मंदिर में 13.5 करोड़ लोग आ गए। तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है, पूरा ढंग से बनानी है। अभी तो होटल्स नहीं है, और बनेगा। अभी तो सुबह शाम करना पड़ता है आपको। एयरपोर्ट बना दिया वहां पे, बहुत बढ़िया। तो सीधे आप बैंगलोर से फ्लाइट ले सकते हैं, आप सीधे हैदराबाद से फ्लाइट ले सकते हैं, आप सीधे दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं। तो ये जो रिलीजियस इकोनॉमी है, और अब आप कभी डेलाइट की प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पता लगेगा कि भाई एक मेजर कंट्रीब्यूटर तो यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में टेम्पल इकोनॉमी, रिलीजियस इकोनॉमी है। वो जीडीपी में 0.5, कोई एक चीज 0.5% जीडीपी में ऐड कर दे तो मतलब मतलब ये अनटैप्ड पोटेंशियल था, जो अनफॉलो हो सकता था, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से नहीं होने दिया। अरे नहीं हम ज्यादा करेंगे तो हमें वो वोट नहीं मिलेगा, ये वोट नहीं मिलेगा। मतलब अपने वोट के कंसिडरेशन के चक्कर में द लीडर्स बिफोर योगी आदित्यनाथ नेवर अटेम्प्टेड टू डेवलप दिस इकोनॉमी। सर, अभी बात जब इनकी हुई है तो इस पे और सवाल एक है कि अब क्योंकि चीजें बदल गई, अब थोड़ा जो आपने कहा भी पहले गुंडागर्दी के लिए पहचान रहे थे, विकास के लिए पहचान रहे हैं, अब चीजें थोड़ी बेटर हो गई, बिजली आ गई, अब थोड़ा रिलीजियस होने लग गया, कैपिटल पे ध्यान हो गया। तो अब ये जो बाकी पार्टीज हैं जो इन चीज पे नहीं ध्यान दे रही थी या जो दूसरी चीजों के लिए जानी जा रही है, तो बीएसपी हुई या एसपी हुई या फिर मान लो कांग्रेस भी कुछ हद तक, कभी वहां पे तो यूपी में रीजनल पार्टी है, तो क्या इनका दोबारा रिवाइवल एक्सपेक्टेड है या फिर अब हो गए, वो बीते दिन की बात है? देखिए, आपने 3 पार्टियों के नाम लिए, ये तीनों ही बड़े प्लेयर हैं, मतलब ये कभी बड़े रहे। हाँ। कांग्रेस मतलब जिनके सीएम रहे, मैं उनको उन पार्टी का नाम ले लिया। 89-90 से पहले तो कांग्रेस ही, एनडी तिवारी लास्ट चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से। दूसरी बीएसपी और तीसरी एसपी। देखिए, कांग्रेस का रिवाइवल तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को कोई क्यों वोट देगा। जो भी कांग्रेस को वोट देगा तो या तो बीएसपी और एसपी को वोट दे देगा, क्योंकि आदमी कब वोट देता है, उसे लगता है कि भाई ये वोट देने से मेरा व्यक्ति मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे लिए कुछ कर पाएगा। तो कांग्रेस की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है वो टाइप करके किसी के साथ आ जाए। मतलब वो ऑलवेज बी सेकंड प्लेयर, या तो वो हाथी पे बैठेगी या साइकिल पे बैठेगी, यही दो उसके पास ऑप्शन है। बीएसपी के पास, और खासकर जितनी भी ये जो सिंगल लीडर पार्टी है, उनके साथ सबसे बड़ा ट्रैप है कि उनके पास टैलेंट पूल बहुत छोटा है। जैसे मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस में मैं सेंटर पे जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा कि अगर उनको अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करना है ना, या आप उनको पार्टी जो चलाए कौन है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल सकते हैं आप। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे और आ गए, दोनों 5 हो गए। बस इसी के बीच में जहां उंगली रुक गई उसे बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के पास टैलेंट पूल है। मतलब अभी आप प्रदेश अध्यक्ष देखिए,
नड्डा जी, उसके पहले राजनाथ जी, उसके पहले गडकरी जी, उसके पहले वेंकैया नायडू जी, ऐसे इनमें से कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई किसी रीजन से नहीं आता है, किसी का सरनेम सेम नहीं है कि भाई सबका नड्डा ही है, सबका मुरली मनोहर ही है, सबका राजनाथ सिंह है, सबका सरनेम अलग अलग है। ये लोग क्यों है? क्योंकि अपने टैलेंट की वजह से। जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी करते होगे, आपका बेस्ट आदमी कौन है? जिसका टैलेंट अच्छा है, ना कि नहीं क्योंकि वो राजस्थान से है, कि उसका नाम सिंह है, कि उसका नाम खान है, कि उसका नाम खन्ना है, इस वजह से वो नहीं है। तो जब आप मेरिट पे खेलने लगोगे तो आपके पास टैलेंट पूल रहेगा। जब तक आप टैलेंट पे खेलोगे तो दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तो अखिलेश ही हेड है ना, मतलब कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो अगर समाजवादी पार्टी में, वो अखिलेश के ऊपर तो नहीं जा सकता। कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो मायावती के ऊपर तो नहीं जा सकता। और मायावती ने शादी और नहीं करी, तो उससे उनका तो टैलेंट पूल क्या, वंश का पूल कोई तो उनके जो भाई का लड़का है उसको वो एक बार रखती है, निकाल देती, उनका चल रहा है 3 बार कर चुके। आनंद है बच्चे का नाम, शायद वो विदेश से पढ़ के आया। नहीं, आनंद तो उनका, उसके पिताजी का नाम आकाश है, उसका नाम आकाश। तो आकाश को रखा, निकाल दिया। अभी परसों फिर आकाश को फिर निकाल दिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड से निकाल दिया। उनके पास आकाश ही है ना बस, और तो उनके पास तो उतना ही अकड़ बक्कड़ है। वो तो आकाश उनके पास है, आकाश है, आकाश नहीं है, आकाश है, आकाश नहीं है, बस ये ऑप्शन है उनके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये पार्टी बढ़ेंगी कैसे? उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है और कोई, तो इसलिए टैलेंट पूल लिमिटेड है। दूसरा आते हैं अखिलेश पे। अखिलेश के पास एक सॉलिड इनहेरेंट एडवांटेज है, 20 से 25% नोट घर में जेब में रखे घूम रहे हो, उसके ऊपर से वो बिल्ट ही नहीं कर पाए कभी। थोड़ा बहुत उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाया तो वो 30 पे पहुंच गए, तो वो उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर रहे व्यक्ति। मतलब योगी आदित्यनाथ से कुछ तो गलती होती होगी ना, तो अब जाओ, धरना करो, जिले में जाओ, भागो दौड़ो। भाई विपक्ष वाले के पास तो ज्यादा बैंडविड्थ है ना, रोज एक जिले में बैठ जाओ। वो अपना ट्विटर पे ही खेल रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, वो लंदन पहुंच जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं आधे समय। खुद सोचिए, अभी अखिलेश यादव लोकसभा जीते और यहाँ पे आ गए, क्या नाम है, पार्लियामेंट में आ गए। अभी अमित शाह जी के साथ उनकी चल रही थी कुछ दिनों पहले। क्या एडवांटेज है उनका, क्या एडवांटेज है पार्लियामेंट में रह के? वाज ही नॉट मोर यूजफुल इन असेंबली? उनकी और योगी आदित्यनाथ की रोज डिबेट वायरल होती थी। थोड़े योगी आदित्यनाथ चमकते तो ये भी तो चमकते थे। केजरीवाल ने क्यों लड़ा काशी से आगे चुनाव? क्योंकि आप बड़े अपोनेंट के अगेंस्ट में लड़ोगे तो आप भी बड़े हो गए। वो ये तो भाग के, मैं तो कहूँ भाग के आ गए हो। यहाँ पे कौन देख रहा है? मतलब इतने 540 लोग हैं, आपको मिलेगा एक स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। वो एक तरह से छोड़ के आ गए वो वहां से। तो उन्होंने तो वहाँ बड़े प्लेयर थे, बाकी टॉप 2 प्लेयर में थे, टॉप 2 थे, बाद दूसरे आ भी थे, 2 थे वहां पे। तो वहां से भाग के आ गए। इनको नेशनल की वो चमक आ गई, बीच बीच में आ जाती है किसी किसी को। केसीआर को आ गई थी, कभी नीतीश कुमार को आ जाती है, नेशनल ड्रीम को। बल्कि अभी उनका बर्थडे था कुछ दिन पहले जुलाई में, तो लगा भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्म की बधाई। ऐसे ऐसे चमचे भी भरे पड़े कि वो प्रधानमंत्री बनाए पड़े हैं अखिलेश यादव को। मतलब 30 उनकी सीट थोड़ी ज्यादा आ गई इस बार। है वैसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इस समय वो, बीजेपी कांग्रेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट पार्टी सपा है। तो लेकिन रिवाइवल की इंस्टिंक्ट नहीं दिख रहे हैं उसमें मुझे, कि आप विरोध तो ठीक से करें। आप ट्विटर पे विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध कर रहे हैं, बात बात पे लंदन भाग रहे हैं। हाँ, मेहनत की कमी है। आप अपना वोट बैंक एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हैं। पहले क्या राहुल, मीडिया नहीं था तो कुछ भी बोल के बच जाते थे। अब क्या सबको सब कुछ पता है, आप इधर बोले तो उधर भी पता है, आपने कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करके बोला तो आदमी आपका पुराना वीडियो चला देगा। तो आज की राजनीति मेहनत की राजनीति है। मतलब 24/7 वाली राजनीति मोदी, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की, ये वीकेंड टाइप के पॉलिटिशियन थे। थोड़ा जस्ट फ्लर्ट विद द पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत करी, थोड़ा विदेश घुमाए, 4-5 डायलॉग मारे, इधर ट्वीट कर चल जाती थी इनकी। अब चल नहीं पा रही है। तो अब ये मेहनत वाले मोड में आ नहीं पाएंगे ना, कि जैसे अब आपका कैरेक्टर ही वो होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा। मतलब आप जैसे एक, मैं पर्टिकुलर कैरेक्टर का आदमी हूँ, 16 घंटे ऐसे ही रहता हूँ। हाँ। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। हाँ। तो आज मेरा जो बयान आएगा, मैं 5 साल बाद भी बोलूंगा तो बयान सेम आएगा। अब मेरी 5 साल पुरानी वीडियो भी चलोगे तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। हाँ। मैं तो ऐसा ही हूँ, कब से ऐसा ही हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कि मैं आज ऐसा हूँ, कल को ऐसा हूँ, परसों ऐसा हूँ, मैंने इस पे ये बोल दिया और उस पे वो बोल दिया, तो फिर मेरा कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। कुछ सोचिए, मतलब मंदिर बने हुए 2022 में आया था, 25 अभी तक राम मंदिर नहीं गए। कैसे जनता मतलब समझेगी? मुझे याद है कुंभ की, मुझे पता है आप बात करेंगे, कुंभ की बात यहाँ पे रेलेवेंट है राहुल गांधी के उसमें। मैं 31 दिन कुंभ में रहा। जब कुंभ से बाहर निकल रहा था मैं, तो मुझे बोर्ड दिखा रायबरेली 123 किलोमीटर। यूपी में 123 किलोमीटर, यूपी की सड़कों में आजकल 1.25 घंटा भी नहीं लगता, 1.5 घंटा लगेगा। और अमेठी 103 किलोमीटर, मतलब 66 करोड़ लोग आ गए। ये भाई से नहीं आया गया, 103 किलोमीटर नहीं चल पाए वो लोग। हैदराबाद तमिलनाडु से आ गए 3-3 हजार किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर से आ नहीं पाया। मतलब आप इसलिए मत आओ कि आपको मन है भाई 66 करोड़ लोग आए इसलिए आ जाओ। यू आर पॉलिटिशियन इज हु, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो लोग कर रहे हैं वही करना शुरू कर दो। कम से कम अखिलेश आके तो चला गया। अखिलेश का ये तो है, मतलब गाड़ी के टिमटाम लेके आया, काली 60 गाड़ियां लेके पूरा ट्रैफिक खराब करा, आके तो गए वो कम से कम। लेकिन राहुल गांधी तो आके भी नहीं गए वहां पे। तो जहाँ पे उनकी इंदिरा गांधी के फोटोज हैं, नेहरू जी के फोटो हैं कुंभ में आने के, ये लोग आके भी नहीं गए। तो मतलब भारतीय परंपरा से इतना दूर रह के आप कैसे भारत की राजनीति कर पाओगे?
एक चीज थी जैसे आपने कहा कि भाई एक अपीजमेंट वाली बात हो रही थी, वक्फ बिल जो भी आया अभी तो अमेंडमेंट में आ गया, मतलब आई थिंक अपन जब पॉडकास्ट कर रहे हैं आज ही से लागू है, अब तो लागू भी हो गया, आज तो लागू भी हो गया वहाँ बिल्कुल। पे। तो अब इसको लेके भी सबसे जो इसमें एक्शन मोड में शायद योगी जी दिख रहे हैं इसमें, तो इसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इनके लिए हो सकते हैं? देखिए, योगी जी का एक्शन वाला मोड ऐसा है कि जब काशी विश्वनाथ में एक व्यासपीठ है ना, जो मस्जिद के अंदर है, जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसके अंदर है, तो कोर्ट ने कहा कि अगले 7 दिन में पूजा की व्यवस्था करिए। 7 घंटे बाद पूजा हो रही थी वहां पे। तो अगले 7 कह रहे थे इतनी जल्दी कैसे कर सकता है कोई? अरे भाई 7 दिन कहा था उन्हें, 7 दिन में वहां पे भीड़ 7 दिन के अंदर होती है 7, और वो बैरिकेड लगा हुआ था कब, जब मस्जिद टूटी थी तब से। मुलायम सिंह यादव ने कहा था क्योंकि मस्जिद टूटी है अयोध्या में, तो जितने भी मंदिर मस्जिद वाले विवाद हैं उनको सबको बंद कर दो, है ना। तो वो सारे बैरिकेड हटे, सफाई हुई, वो व्यासपीठ खुली, उसमें पूरी प्रक्रिया हुई, पुजारी बिठाए, पुजारी अपॉइंट हुए, और 100 लोग महिलाएं पूरी पूजा करने आ गई। ऐसा 5-7 घंटे में हो गया। वो तो फास्ट रहते हैं, वो तो वेट कर रहे हैं भाई कानून तो आए, मैं तो रेडी हूँ, मेरी तो तैयारी है पूरी। जैसे कहते हैं ऑन योर मार्क्स गेट सेट पे बैठे हैं, वो गो की दौड़ वो भाग लिया। देखो वक्फ के साथ दिक्कत क्या थी, जो सबसे 2 दिक्कतें थी। एक तो जो वक्फ बोर्ड होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, उसमें केवल एक खास तरह के मुसलमान होते थे। मुसलमानों में भी जातियां हैं जो आज तक हमें कभी बताया नहीं गया। मुसलमानों में अशरफ हैं, अशराफ हैं, पठान हैं, पसमंदा हैं। पसमंदा मतलब जो हिंदुओं की छोटी जाति से जो बने हैं, उसमें भी शादी नहीं होती, उसमें भी खाना नहीं खाया जाता, साथ में सब कुछ है, लेकिन कभी बोला ही नहीं गया, है ना। तो भाई उसमें पसमंदा क्यों नहीं है, उसमें महिला क्यों नहीं है। तो पहले तो वो, और दूसरा इन्होंने अनाप शनाप तरीके से जमीन हड़प ली। मतलब कहा अच्छा राहुल जी का स्टूडियो तो वक्फ है, और कांग्रेस ने अमेंडमेंट ऐसे कर दिया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा ये वक्फ नहीं है, उसको नहीं प्रूव करना, वो तो जब उंगली रख दी, है ना, उंगली रख दी, ये अच्छा जमीन अच्छी लग रही है, ये हमारी, है ना। अब वो कल एक इंटरव्यू रूबिका लियाकत के साथ चल रहा था, वो कहता राष्ट्रपति भवन हमारा है, ये बात मतलब कुछ भी बोलते, मतलब इतना वो कॉमिकल हो गया एक पॉइंट पे कि लोगों ने कहा भाई ये क्या ड्रामा है भाई। मतलब एक मंदिर जो 1500 साल पुराना है ना, इस्लाम आया बाद में, वो 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ कैसे हो गया भाई? जो चीज पुरानी है, आपका इस्लाम बाद में आया, तो वो कैसे हो गया? जहां पे औरंगजेब ने डेरा डाला था, वो पूरी जमीन वक्फ की हो गई। मतलब ये तो दादागिरी हो गई ना। तो एक जो इलीगल जमीन है, जो जिसके पास कोई कागज नहीं है आपके पास, उसको कैसे रिक्लेम करा जाए? मतलब 9.5 लाख एकड़ के साथ डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है वक्फ। ये हो कैसे गया भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे हो गया? वक्फ की इतनी जमीन कैसे आ गई? तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो जहां जहां पे ऐसा है, तो वक्फ की जितनी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको वेरीफाई करा जाए, देखा जाए कि ऐसी हत्याएं भी हैं कि वक्फ सच में वक्फ करी गई थी, और भूमि रिक्लेम करी जाए। जो रिक्लेम होगी वो उस पे गरीबों के लिए घर बनेंगे, पार्क बनेंगे, स्कूल कॉलेज बनेंगे, तो उसका ऑर्डर पास हो गया और वो आपको जल्दी दिखेगा। मोदी जी और योगी जी में क्या पैरेलल्स आपको या पैरेललिटी दिखती कि यार योगी जी भी ऐसे ही करते थे, मोदी जी भी ऐसे ही करते हैं, या कुछ इनकी स्टाइल डिफरेंट लगती है आपको? देखिए जब योगी जी बने ही थे तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, काफी पॉपुलर हुआ था, फॉर योगी द मोदी मॉडल, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या लर्निंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो पहली सिमिलैरिटी है, दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर लोग हैं, है ना। चाहे ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे लोग इनकी भाषा भी नहीं समझते हैं, वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी की योगी जी की डिमांड है इलेक्शन के टाइम में। दूसरा, दोनों एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे मैंने बताया कौन कब उठता है सुबह, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं दोनों। उनका सुबह शुरू होती है सामाजिक कार्य राजनीति से, खत्म होती है सामाजिक कार्य। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। मोदी जी छुट्टी बनाते हैं तो आर्मी के पास चले जाते हैं, योगी छुट्टी बनाते हैं तो मठ में पूजा करने चले जाते हैं, ये इनकी छुट्टियां हैं, है ना। फिर तीसरा, दोनों का कोई परिवार नहीं है, तो वो किसके लिए पैसा कमाएंगे, किसके लिए, उनके पास और का समय नहीं, जनता ही उनका परिवार है। तो ये तो उनकी सिमिलैरिटी है, काम करने का एक तरीका है, एडमिनिस्ट्रेटर की समझ है, लोगों की समझ है। दूसरा, आई थिंक अगर डिफरेंस देखें तो जब मोदी जी गुजरात गए तो गुजरात का एक स्टेटस था, है ना। लेकिन जब योगी जी उत्तर प्रदेश आए तो उत्तर प्रदेश का कोई स्टेटस था ही नहीं, उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल था, कोई लो हैंगिंग फ्रूट ही नहीं था, जैसे मैंने कहा, हर चीज ही टफ थी वहां पर। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग हो गया। एक मोदी जी का अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारी टीम्स बनानी शुरू करी, ब्यूरोक्रेटिक टीम अलग थी, कंसल्टेंट की टीम अलग थी, पॉलिटिक्स की टीम अलग थी। योगी जी टिपिकल भाजपा के कैडर से नहीं आते। मतलब नरेंद्र मोदी ने तो मतलब मंडल का काम, विभाग का काम, संभाग का काम, संघ का रोल, प्रदेश का रोल, संगठन मंत्री, सब निभाया है, तब जाके वो मुख्यमंत्री बने। ये सामाजिक कार्य करते करते सांसद बने। सामाजिक कार्य की इनको भी समझ है, लेकिन पार्टी के पद नहीं लिया उन्होंने। तो पार्टी से जो उनका जुड़ाव जैसा नरेंद्र मोदी का था वैसा योगी आदित्यनाथ था, आपको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने वो 8 साल में कैचअप कर लिया है, क्योंकि 8 साल से वो लखनऊ में, उन्होंने कैचअप कर लिया है। अब वो हर एमएलए से मिलना, जिले में जाके जिले के पार्टी के पदाधिकारी से मिलना, तो ये दोनों के वर्किंग स्टाइल में एक अलग दिखेगा कि ये पार्टी के थ्रू जाएंगे, सरकार के थ्रू जाएंगे।
ऐसा बीच बीच में रूमर उठते रहते हैं कि भाई सेंट्रल लीडरशिप की मोदी शाह जी की योगी से नहीं बनती, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। तो ये रूमर में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर अगर आप नरेंद्र मोदी के काम पे, योगी आदित्यनाथ के काम पे, अमित शाह के काम पे कुछ गैप या कुछ फॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे तो क्या कहेंगे? आपके पास ये गॉसिप बचेगी, अरे इसकी उससे नहीं बन रही, उसकी इससे नहीं बन रही है। मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ। 2021 में जब कोरोना अपने पीक पे था, याद है जब सेकेंड वेव में काफी कैजुअलिटीज में हुई, 5 जून को योगी जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। तो उस दिन सुबह से शाम तक डिबेट में लेके बैठ गए सारे यूट्यूबर जितने भी थे और न्यूज वाले जो एंटी मोदी योगी लॉबी के, कि मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा उनके बर्थडे पे और आपस में अनबन चल रही है। लगा भाई हाँ ठीक है, क्यों नहीं करा ट्वीट? हाँ ट्वीट तो करते हैं, नहीं करा। फिर बाद शाम तक एक्सप्लेनेशन आ गया कि भाई वो ANI के उससे आया कि भाई उन्होंने फोन कर दिया था और कोरोना के समय में क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है देश का, तो सेलिब्रेटरी ट्वीट वो नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने फोन करके बधाई दे दी। अब वो मुद्दा खत्म, लेकिन वो 3-4 दिन तक मुद्दा चला वो। मतलब मैं चैनल पे मैंने, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं, अरे इसको ट्विटर से मैं अनफॉलो कर दूं, उसको अनफ्रेंड कर दूं, उसको मैं मैसेज नहीं करूंगा, DM नहीं करूंगा। भाई अगर उसको मुझे बर्थडे गुड विश मॉर्निंग करना है क्यों तो नहीं करना, बोला? लेकिन मैं डिबेट का लेवल बता रहा हूँ आपको कि उसने ट्वीट नहीं करा इसलिए अरे उसको CM को हटाना तो हटा देंगे अगले दिन ही। वो ट्वीट नहीं खेलेंगे आपस में। ठीक है चला, फिर उनको और मुद्दा फिर 2 महीने बाद एक और आया, भाजपा के उत्तर प्रदेश के पेज में मोदी जी की फोटो नहीं, सच में नहीं थी। मैंने भी कहा यार फोटो तो हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत सारे फोटो नहीं है। मैं वो लड़के को जानता भी था जो पेज वेज संभालता है, मैंने फोन करा, कह रहा सर तो 6 साल से ऐसी है। मैंने कहा 6 साल से? मैंने सारे पेज भेज, आज तक जितने भी वॉलपेपर बने हैं उसके फेसबुक के, वो भेज, उसमें किसी में नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है। वो कह सर हमारे यहाँ क्या है ना, मतलब मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष, तो उतना भर जाता है तो हम प्रदेश के लीडर्स के लगाते हैं, चाहे कोई भी रहा हो। और योगी आदित्यनाथ ने तो जिंदगी में पेज देखा भी नहीं होगा ना वो कभी ध्यान से, वो तो अपने सरकार लगाने में लगे। लेकिन वो रूमर चल गई कि योगी आदित्यनाथ ने अभी हटवाया है, मतलब अभी 6 दिन पहले हटवाया फोटो। वो देखेंगे तो कभी था ही नहीं उनकी 6-7 साल की सरकार में। मैं बता रहा हूँ कि डिबेट का लेवल ये था। देखिए उनको CM किसने बनाया? 17 में किसने CM बनाया? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने CM बनाया। 22 में आपने शपथ देखी उनकी? शपथ देखी थी उनकी? शपथ हुई थी इकाना स्टेडियम में, कहाँ जहाँ पे आजकल IPL के मैच, लखनऊ का होम ग्राउंड है, LSG का होम ग्राउंड है वो, वहां पे शपथ हुई। 1 लाख लोग आए, पहले सारे सिंगर्स ने गाने गाए, 4 बजे की धूप में मोदी जी 2 घंटा बैठे। क्यों करेंगे इकाना स्टेडियम में शपथ? और योगी जी अपने आप तो शपथ सेटल करते नहीं है, पार्टी व्यवस्था करती है। मतलब पार्टी खुद उनको बड़ा करना चाह रही है। मतलब मणिपुर का इलेक्शन हो, चाहे कर्नाटक का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, या कटेंगे तो बटेंगे का स्लोगन हो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या गुजरात का इलेक्शन हो, उसमें क्यों योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा? अगर खटपट होगी तो कहेंगे तुम उनको क्यों फेमस करना और चाहेंगे? सही बात। तो मेरे ख्याल से ये र्यूमर की बात है, वो अच्छा लगता है, बिकता है, TRP है, क्लिकबेट है, तो चलने दो उनको। दूसरा रूमर अब आता है, अभी पॉजिटिव रूमर। हाँ एक रूमर है तो लड़ाई हो गई, अब तो कुछ नहीं। हाँ। और दूसरा रूमर कि अब तो PM बनाएंगे इनको, इन्हीं को PM बनाएंगे। अब इस रूमर में कितनी सच्चाई है? देखिए ये रूमर नहीं, पॉलिटिकल अटकलें हैं। आदमी सोचता है ना भाई, भाई जैसे इंडिया की टीम में अब कौन कैप्टन बनेगा, रोहित शर्मा के बाद कौन कैप्टन बनेगा, तो आपको लगता है कि ये 5 नाम हो सकते हैं। एक कंपनी में कौन CEO बनेगा, टाटा में, अंबानी में कौन CEO बनेगा ना, ये छोटा बेटा बनेगा, बड़ा बेटा बनेगा अंबानी का, तो ये अटकलें रहती हैं। और पॉलिटिक्स तो अटकलों की सबसे बड़ी बाजार है, सबसे बड़ी मंडी है, तो उसमें अटकलें लगना बड़ा स्वाभाविक है कि कौन अगला बनेगा। देखो पहली बात तो वैकेंसी मुझे तो दिखती नहीं अभी, है ना। नरेंद्र मोदी जिस फ्लेयर में खेल रहे हैं वो, देखिए आपने कहा 75 की नॉर्म है, लेकिन 75 की नॉर्म भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो एक बोलचाल की भाषा में कहा है कि हाँ इट्स गुड टू हैव, लेकिन वो आदमी बुढ़ा कब होता है? जब वो दिमाग से बुढ़ा हो, शरीर से बुढ़ा हो। वो नरेंद्र मोदी में तो कहीं दिखता नहीं। वो जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो 4 विदेश का दौरा करके आते हैं, फिर कैबिनेट मीटिंग लेते हैं, फिर वो कहीं फील्ड पे चले जाते हैं, फिर वो चुनाव की रैली करते हैं। तो उनकी एज तो कभी डिबेट का टॉपिक आपने कभी सुना है पिछले 11 साल में क्यों अरे नरेंद्र मोदी बुढ़े हैं? ये वर्ड क्या किसी मीटिंग में ऐसे सोते हुए दिखे? आपको याद है वो देवगौड़ा जी बेचारे वो ऐसे सोते हुए दिखते थे, है ना। मुझे तो खुजली में जाते हुए नहीं दिखते, वो ऐसे स्थिर बैठे रहते। ऐसा देखा आपको मीटिंग में 2 घंटे से बैठे रहते वो, है ना। उसके लिए आपको कंपोजर चाहिए, योगी व्यक्ति कर सकता है ऐसा ना। तो मुझे लगता है कि अभी तो वैकेंसी नहीं है। जैसे कहते हैं तेंदुलकर विल डिसाइड व्हेन ही विल लीव क्रिकेट, तो वैसा है कि जब नरेंद्र मोदी विल डिसाइड कि वो कब प्रधानमंत्री से हटेंगे। हाँ लेकिन अब है कि पोस्ट मोदी एरा जब भी आएगा तब कौन कौन लीडर है। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, उन्होंने एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दी है, और ये एक लीडर की सबसे अच्छी निशानी होती है कि वो अपने पीछे की लेगेसी छोड़ के जाए। तो ऐसे लीडर जिनकी उम्र 60 साल से कम हो, 60 साल क्यों कह रहा हूं, मतलब 60 साल जो है उसके पास कम से कम 15-20 साल की राजनीति बची है, तो वही प्राइम मिनिस्टर बने तो अच्छी बात है, या हेड ऑफ द पार्टी बने, गवर्नमेंट बने। जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से कम है और जिसने पार्टी चलाना और गवर्नमेंट चलाना दोनों आता हो, मतलब चुनाव लड़ना भी आता हो, सरकार चलाना भी आता हो। अमित भाई शाह,
चुनाव लड़ना आता है, 60 साल से कम की उम्र है, चुनाव लड़ना भी आता है और 370 हटाना, वक्त बिल अमेंड करना भी आता है, सरकार चलानी भी आती है। योगी आदित्यनाथ 19 साल पार्लियामेंट में एक्सट्रीमली पॉपुलर, 8 साल से उत्तर प्रदेश जैसे जो छठा सबसे बड़ा देश होता अगर पॉपुलेशन वाइज वो है। उधर देवेंद्र फडणवीस हो गए, हेमंत बिस्वा हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, महिलाएं कई भाषाएं बोलती हैं, साउथ में तेजस्वी सूर्या हो गए, अन्नामलाई हो गए। तो ऐसे बैटरी ऑफ लीडर्स हर 10-10 साल के बाद कौन आ सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए। हाँ, उस समय जब पोस्ट मोदी एरा आएगा, उस समय कौन पॉपुलर होगा, किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो खैर ज्योतिषियों के ऊपर छोड़ दें या फिर वो ये इन पे हाँ, छोड़ दे जो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। हाँ, या सर अपन बात करते हैं अब कुंभ की, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जितने भी कुंभ के बारे में लोगों के किस्से सुने, जी मैं शायद मेरी नजर में जो वहां पे साधु संत रुके जी उनके अलावा आप ही सबसे ज्यादा हाँ, रुके कुंभ में। शायद ऐसे ही मुझे कई लोगों ने कहा। 31 दिन में 45 दिन के कुंभ में 31 दिन आप रुके हैं। जी जी तो जी या तो वहां कोई साधु संत ही रुका है, वो भी साधु संत में भी कुछ कैटेगरी होती है जो हाँ, जो एक पहले चले जाते जो हैं कुछ पहले चले जाते हैं, जी तो कुछ साधु संतों से भी ज्यादा आप ही रुके हैं। रुके मैं तो पहली बात तो एक तो 3 लाख करोड़ का फिगर आता है, जी उसको अगर आप डिकोड कर सके कि क्या प्राइम सोर्स है वो 3 लाख करोड़ जो आया 45 दिन में, हाँ जी कैसे हाँ आया, जी कहाँ पे आया इकोनॉमी में, पहले जी उस पे बात करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। तो जो आपने शब्द कहा 3 लाख करोड़, ये फिक्की की और सीआईए दोनों की रिपोर्ट आई, पैरेलली नंबर है कि कुंभ का जो 45 दिन का कुंभ था उसने 3-3.5 लाख की इकोनॉमी जनरेट करी। ये नंबर बाद में आया, लेकिन जो 45 दिन एक नंबर पे रोना मचा वो ये था कि अरे योगी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार एक हिंदू फेस्टिवल में इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है, इतने पैसे स्वाहा क्यों कर रही है, इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रही है, अलग तरह के बड़े बड़े हेडिंग आए। तो उसका डिवीजन ये है कि 7,500 करोड़ करे मोदी सरकार ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 7,500 करोड़ करे योगी सरकार ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने। तो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन उस 15,000 करोड़ ने 65 करोड़ लोगों को आमंत्रित करा और बॉटम्स अप इकोनॉमी 3.5 लाख करोड़ की जनरेट हुई। एक आदमी, जैसे मैंने पहले बताया, एक आदमी आता है तो फ्लाइट से आता है, ट्रेन से आता है, बस से आता है, रोड से आता है, चलते हुए आता है तो कहीं रहता है, जमीन पे भी रहता है तो पन्नी खरीदता है, एक कंबल खरीदता है, एक चद्दर खरीदता है, कलावा खरीदता है, पंडित जी से टीका लगवाता है, खाना खाता है, लोकल नाविक को, निषाद लोगों को पैसे देके बोट में जाता है। तो कई लेवल पे इकोनॉमी होती है। मतलब वो केन खरीदता है जिससे वो गंगा जल भर के ले जाए, तो जो 20 रुपए का केन है वो भी पैसे कमा रहा है, जो 20,000 रुपए का टेंट है वो भी पैसे कमा रहा है। तो बॉटम्स ऑफ इकोनॉमी है, जो एक व्यक्ति ने 3 से 5,000 रुपए खर्च करे, गरीब से गरीब आदमी ने भी, और किसी ने 2 लाख रुपए खर्च करे, उसका जब एवरेज आउट करा, लोगों ने बड़े बड़े सर्वे करे, उससे निकल के आया कि 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब फूल का बिजनेस 800 करोड़ रुपए का है। केन का बिजनेस, केन की बोतल का बिजनेस एक बीच में 1,000 योगी करोड़ जी का ने है। नाम लिया था नाविक का, एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमाए, उनकी 30 बोटें थी, निषाद परिवार के थे। उन्होंने क्योंकि एक बोट में 7-8 हज़ार रुपए लगते थे, आप लगा लीजिए आपके पास 100 बोटें हैं और हमने 45 दिन चलाई हो अगर, तो उसने जो बॉटम्स ऑफ इकोनॉमी जनरेट करी। अब इसमें एक फैक्ट मुझे और पता लगा रिसेंटली, ये जो 15,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है। तो मैं तो उसको खर्चा भी नहीं मानूंगा, वो तो इन्वेस्टमेंट है। परमानेंट मतलब एयरपोर्ट का एक और टर्मिनल बन गया, 5 जो हाईवे आ रहे हैं वो 4 लेन के हो गए, जो घाट हैं वो पक्के हो गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग सिस्टम जनरेट हो गया। पूरे प्रयागराज में मतलब अगर 200 वो हैं चौराहे, तो उसमें बहुत सुंदर मूर्ति के इंस्टॉलेशंस हो गए, करीब लाइटिंग नहीं हो गई, मतलब शहर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपग्रेड हो गया। प्रयागराज भारत के टॉप 25 सिटीज में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तो उसको तो मैं खर्चे में नहीं मान रहा हूँ, वो तो वही सूनर लेटर होता है ना, वो तो कैपेक्स जो दिख रहा है आपको वहां पे, जो उसने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। तो खर्चा तो केवल 20% है, मतलब 3,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट नहीं करी, 3,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की। ये खर्चा 100x की आरओआई है, ये तो 100x की आरओआई है। ऐसा आप तो सीए हैं, आप तो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी देते हैं, ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है? बल्कि अब तो ये बात होने लगी है कि जो थर्मानोमिक्स है, हर मेले को बड़ा करा जाएगा क्या? हर मेले में पूरे, एक तो इसमें 2 फायदे हैं, एक तो पूरे भारत का इन्फ्यूजन होता है। जब मैं नहा रहा था तो मैंने नहीं देखा कौन किस प्रदेश से आया था, कौन कौन सी भाषा बोल रहा था, कौन किस जाति का था, वही पानी मुझे भी छू रहा था, सभी को छू रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इससे एक और बात पता लगती है कि भारतवासी मूलतः जातिवादी नहीं है। अगर भारतवासी जातिवादी होता तो उस नदी में नहाता ही नहीं। कैसे नहाता? उसमें तो दलित भी नहा रहा है, ओबीसी भी नहा रहा है, ब्राह्मण भी नहा रहा है, सब नहा रहा है। अगर वो मूलता होता, हाँ थोड़ा सतही थोड़ा चीजें बची हैं कि कोई शादी नहीं हो रही है, कोई यहाँ नहीं हो रहा है, वो लेकिन वो भी बहुत तेजी से जा रहा है, वो तेजी से जा रहा है। अर्बन में हमें अपनी टीम में पता भी नहीं होता किसकी कास्ट क्या है, नाम से पता भी नहीं होता। गांव में फिर भी बचा कि अर्बन में, सही बात है, लेकिन यार वो गांव का आदमी भी वहीं पे था ना, कॉस्मोपॉलिटन हो गया। लेकिन यानी उसके मूल में भावना नहीं है। मूल में होती तो पक्का नहाने नहीं जाता उस नदी में जहां सब नहाने जा रहे हैं, इतनी भीड़ के बीच में, है ना। एक तो वो हो गया, और इतनी सारी इकोनॉमी जनरेट हुई। तो अब तो सारे मेलों के बारे में कैसे बड़ा हुआ है। बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं 31 दिन बाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जब मैंने वो रायबरेली वाला देखा, तो एक और चीज देखी, वहां पे नासिक कुंभ 2027 के पोस्टर लगा रखे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने।
तो एक बड़ा प्यारा पॉजिटिव कॉम्पिटिशन भी शुरू हो गया, एक कंटिन्यूटी भी लगी। अच्छा, इसके बाद वो अब मेरे ख्याल से वहां पे धामी जी लगा देंगे, क्योंकि 2028 में हरिद्वार कुंभ है, तो एक पॉजिटिव कंपटीशन भी हो गया। और अच्छा, तुमने ये ऐसा किया था, अब मैं ऐसा करता हूं, फडणवीस जी हम कह और रहे बड़ा हैं, करते हैं। फडणवीस जी कह रहे हैं इज द मोस्ट एआई पावर्ड कुंभ। बहुत बहुत बढ़िया बात है। मतलब अब कंपटीशन भी ऐसे होने लगा है कि मगर नासिक कुंभ तो छोटा ही होता है, वो इतना वृहत हो ही नहीं सकता, उसकी जगह एरिया छोटा है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूटी है, सब मेलों को बड़ा करने की बात होने लगी है। मेले के बीच में मैं 3 दिन बस गायब था, मेले के बीच में मुझे जाना पड़ा, मैं तिरुपति गया था, मैं टेम्पल कनेक्ट बोल के कार्यक्रम था, एक क्या नाम है, गिरीश कुलकर्णी जी हैं, पिछले कई सालों से वो टेम्पल्स को बुलाते हैं और टेम्पल का एक्सपो करते हैं। वहां पे 1800 टेम्पल आए, वहां बात चल रही थी कि भाई टेम्पल इकोनॉमी में कैसे बढ़ाई जाए, टेम्पल अपनी अपनी सुगमता कैसे बढ़ाएं, वो किस सर्विस को हायर करें, वो टेम्पल में कॉइन, मतलब एक सर्विस था जो जिस टेम्पल में जाओगे उसका एम्बॉस्ड कॉइन मिलेगा, गोल्ड का कॉइन, सिल्वर कॉइन, उसी बुलियन रेट में। टेम्पल में कपड़ों की दुकान होगी, जो धोती कुर्ता पहन के टेम्पल में कैसे जाएगा, तो और ब्रांडेड कपड़े होंगे उसी टेम्पल के। मतलब इस तरह की बातें होने लगी हैं। इस बार आपने होली में देखा हो तो होली त्योहार जिसमें पैसा, दिवाली थोड़ा खर्चीला त्योहार है, होली में क्या रंग खरीदा आपने 50 रुपए का, इस बार होली में टी शर्ट मिल रही है, अलग अलग डिजाइनर टी शर्ट मिल रही है, अलग अलग कैप मिल रही है। मतलब हिंदू त्योहार बड़े होते जा रहे हैं, हिंदू त्योहार में प्रोसेशन शुरू होने लगा है, हिंदू त्योहार में पार्टियां होने लगी हैं। तो ये जो रिलीजियस इकोनॉमी है, ये पूरा एक वर्टिकल बन गया है। जो रिलीजियस इकोनॉमी के, रिलीजियस टूरिज्म के जो ट्रैवल एजेंट्स है, मेक माई ट्रिप, यात्रा, सब में जो ऊपर का बैनर था वो कुंभ का बैनर था 50 दिन तक। सारे ट्रैवल एजेंट केवल कुंभ की बुकिंग कर रहे थे। तो ये जो बहुत सुंदर व्यवस्था है कि भाई कुंभ पैसा भी जनरेट करके दे रहा है। मतलब अयोध्या में जैसे मैंने बताया कि सारे बड़े लोग वहां पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पे लीला से लेकर, ताज से लेकर, लोढ़ा से लेकर सब आ रहे हैं। मतलब राम जी की कृपा तो मिल भी रही है, साथ में लक्ष्मी जी की कृपा शहर भी। कॉर्पोरेट भी आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, वहां पर बर्गर किंग भी था, मैकडी भी था, पिज़्ज़ा हट भी आएगा, स्टारबक्स भी खुलेगा, वो बल्कि सब मुझे लोग याद है, कोई छोड़ नहीं। मैं चाय पॉइंट पे चाय पी रहा था, तो पीछे से स्विगी वाला ऑर्डर लेने आया, सर मेरा ऑर्डर दे दो। मतलब वो हाँ। टेंट में भी शहरी लोग वहां पे अपना स्विगी भी लेके पहुंच गए कि मैं टेंट से बाहर भी नहीं निकलूंगा, मैं तो वो भी यहीं से स्विगी मंगा लेते स्विगी हैं। मंगवाऊंगा। चलो सर, तो सर आपके 31 दिन के प्रवास की कोई भी ऐसी घटना जो इमोशनली हो या एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाती हो, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको देखने को मिली यूनिक? भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आपसे पूरा सवाल पूछूंगा कि जी। उनका कुंभ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि तो 67 करोड़ लोग का मतलब हो गया कम से कम 2 यूरोप नहा के चलेगा 1.5 महीने में। हम लोग तो ऐसे बोलते थे पॉपुलेशन में, इंडिया चाइना महाकुंभ 2025, दैट वाज द थिंग। That मतलब was the thing. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत की है, उसके बाद चाइना की है, उसके बाद महाकुंभ है। और ये वो शहर है जिसकी पॉपुलेशन 22 लाख है। हम्म। सोचो 22 लाख वाला शहर मतलब करीब 66 करोड़ लोगों को रिसीव करके भेज दे रहा है। एक एक दिन में 1 करोड़ लोग होते थे, कुछ हाँ। ऐसे दिन थे 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ लोग थे उस शहर में, जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़। तो उसका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो। और सबसे मजेदार बात है राहुल भाई, कि ये जो पूरा मेला है, ये करीब 60 से 65, लोगों को लगता है मेला बड़े से मैदान में लगा था, नहीं, ये 60 किलोमीटर का शहर था पूरा। इसमें 25 सेक्टर थे, हर सेक्टर 2-2.5 किलोमीटर का था। तो इसमें मतलब मैं शहर बसाया गया पूरा है, शहर था, इसे मेला क्षेत्र बोलते थे। मतलब प्रयाग ये रहा, मेला क्षेत्र ये रहा। ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, ये 90-95% फ्लड बैंक पे है, मतलब नदी के तट पे, जहां पे नदी थी और नदी होगी। वो नदी ने जो तट छोड़ा, मतलब नदी का अपना भाव तेज बदलता रहता है, जो नदी ने तट छोड़ा उस 4000 हेक्टेयर में मेला था। तो जब आप चलेंगे वहां पे तो पूरी मिट्टी नम रहेगी। हाँ। तो उसको कैसे मोटरेबल बनाया जाए, उसको कैसे वॉकेबल बनाया जाए। तो अगर आपने चलाओ तो चेकर्ड प्लेट्स बोलते हैं, तो लोहे की पट्टियां बिछाई गई पूरे में, 450 किलोमीटर की रोड बनाई गई, एक तरह से आर्टिफिशियल टेम्पररी रोड। मतलब लोहे की इतनी चौड़ी चौड़ी के अंदर 2-2, 3-3 फीट की पट्टियां बिछा बढ़ा के आपस में स्क्रू करके, ऐसी 450 किलोमीटर की रोड जिससे वो मोटरेबल हो, वॉकेबल हो। नहीं तो पोली मिट्टी में आप दसेंगे तो दलदल आ जाएगा वहां पे, तो इतने सारे लोग चलेंगे तो वहां पे वहीं पे गड्ढा हो जाएगा। पहली बात ये, इसी में बिजली आ रही है टेम्पररी क्षेत्र में। मतलब गूगल में पहले दिन देखे तो ऐसा लगता है नदी में चल रहे हैं। गूगल को तो 10 दिन बाद पता लगा, क्योंकि गूगल तो यूजर जनरेटेड डेटा लेता है ना, जब बहुत सारे लोग चल रहे हैं उसको पता अच्छा यहाँ चलना भी है। नहीं तो वो तो नदी दिखाता, क्योंकि 4 महीने पहले नदी थी वहां पे। उसी में आप टॉयलेट जाके फ्लश भी कर रहे हैं, उसी में आप बिजली में अपना फोन और लैपटॉप भी चार्ज कर रहे हैं, उसी में आप पानी भी आ रहा है, नहा रहे हैं, उसी में गर्म पानी भी हो रहा है। मतलब बिजली की व्यवस्था, सीवेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मोटर की व्यवस्था। और पुल क्रॉस करने, नदी क्रॉस करने के लिए 3-4 पक्के पुल बने। आपने 30 पेंटून ब्रिज बना दिए, जो आर्मी वर्ल्ड वॉर में बनाया करती थी, जिससे आदमी इधर से उधर कैसे जाए, जिसमें से 2 पुल केवल एम्बुलेंस के लिए, एक केवल, लोग कहते हैं वीआईपी मूवमेंट बहुत था, बस एक पुल वीआईपी के लिए था 30 पुलों में से। तो ये पूरी व्यवस्था जो थी, जो, और इसमें 10,000 कैंप्स है। मतलब जूना अखाड़ा 1 कैंप, परमार्थ निकेतन 1 कैंप, और नेत्रकुंभ 1 कैंप, ऐसे 10,000 कैंप, और इसमें लाखों टेंट। इतने सारे लोगों का एक आर्टिफिशियल शहर बसाना,
और उसमें 66 करोड़ आके चले जाना, मतलब ये अपने आप में और दुर्लभ सर ये चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कुंभ तो देखो लगते ही रहते हैं कई बार, हाँ जी। ऐसे इस टाइम पे भी लगे जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, योगी जी नहीं थे, तो उस समय जो अरेंजमेंट होते थे और इस अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस था क्या, मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस था ही, जैसे मतलब पहले तो मैं देखता हूँ कौन लीड कर रहा है कुंभ। 2013 के कुंभ से कंपेयर करते हैं, प्रयाग में पूर्ण कुंभ था, अखिलेश यादव की सरकार थी। देखिए इस समय कुंभ लीड कौन कर रहा था, योगी आदित्यनाथ कुंभ लीड कर रहे थे। मतलब वो व्यक्ति जिसने 22 साल में संन्यास लिया है, उसने सारे कुंभ अर्धकुंभ सब देखे हुए हैं, सब में आके रहा है। उनका नाथ पंथ का, गोरक्षनाथ का अपना एक कैंप लगता है। वो 22 साल की उम्र से हरिद्वार का, नासिक का, उज्जैन का, प्रयाग का, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ सब देखा है उस व्यक्ति ने। वो कुंभ को लीड कर रहा है, उसे सारे अखाड़े पता है, उसे सारे साधु पता है, किसकी क्या परंपरा है, किसको क्या गिफ्ट करना है, किसको क्या संबोधन करना है, कहाँ हरिओम बोलना है, कहाँ जय जय श्री कृष्णा बोलना है, कहाँ जय गुरुदेव बोलना है। जिस व्यक्ति को पूरी जानकारी है, वो कुंभ को लीड कर रहा था। 2013 में कुंभ को कौन लीड कर रहा था? आजम खान। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हैं। और आजम खान मतलब चिढ़ाने के लिए बनाया होगा। उसके बाद करीब 207 एमएलए थे, 60 मंत्री थे, उसमें से आजम खान ही मिला उनको, जो सनातन की सबसे बड़ी परंपरा है, जो सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सारे साधु संत अखाड़े श्रद्धालु सब आते हैं, उसके हेड पे कौन है? आजम खान। तो अपने आप भी डिफरेंस दिख रहा है ना। वहां पे कुछ करोड़ लोग आए थे, यहाँ पे मतलब शायद 10 करोड़ लोग भी पूरे नहीं आए थे, ऐसे 8-9 करोड़ लोग आए थे ना। खासी कोई व्यवस्था होती थी, बेसिक सी व्यवस्था होती थी, है ना। यहाँ पे 66 करोड़ लोग आ गए। मतलब गवर्नमेंट का अपना एस्टिमेशन था कि पिछला जो कुंभ था, अर्ध कुंभ 2019 का, जो योगी आदित्यनाथ ने करा था, वो भी बहुत अद्भुत था। उसमें 25 करोड़ लोग तो अर्ध कुंभ में आ गए थे। उन्होंने कहा भाई डबल आ जाएंगे, 50 करोड़, उससे भी 16 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ गए। तभी अंत आखिरी के 15 दिन में सरकार को बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ी, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो नाव की व्यवस्था हो, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो फ्लाइट्स ट्रेन की व्यवस्था हो, सबको ऑगमेंट करना पड़ा, 1.5 गुना करना पड़ा। तो मतलब एक तो लीडरशिप क्या थी और व्यवस्थाएं क्या थी, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब वो 1x 2x नहीं, उसमें 5x 10x की बढ़ोतरी थी। कुंभ में भी आपने कहा अखाड़े अलग अलग होते हैं, तो ये बिल्कुल। अखाड़ों की परंपरा के बारे में अगर कुछ समझाएंगे कि कुंभ में जी। अखाड़े क्या होते हैं, जी। लेकिन आम आदमी अगर देख रहा हो तो क्या होता है अखाड़े देखिए अखाड़ा और कैसे बनते हैं? अखाड़ा जब हम शब्द बोलते हैं राहुल, ऐसा लगता है कोई लड़ाई का अखाड़ा है, ऐसा हमें नॉर्मल शब्द में लगता है। अखाड़े का मतलब था ट्रेनिंग प्लेस, जहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है उसको अखाड़ा कहा जाता है। तो ये परंपरा शुरू हुई आदि शंकराचार्य के समय से। कुंभ तो बहुत पहले से लगता है। कुंभ का तो ऋग्वेद से लेकर रामायण से लेकर रामचरितमानस सबसे सब में कुंभ का या प्रयाग में स्नान की महिमा को बताया गया। आदि शंकराचार्य ने देखा कि बहुत सारे हमारे मतपंथ हैं। कुछ शिव के उपासक हैं, वो अपने आप को शिवाइट्स बोलते हैं, कुछ विष्णु के उपासक हैं, कुछ देवी के उपासक हैं, तो अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। तो उन्होंने कहा इनको अखाड़ों में इनको एक तरह का नाम दिया जाए। तो 7 शैवाइट अखाड़े डिक्लेयर करे गए जो शिव के उपासक हैं, 3 वैष्णवाइट अखाड़े डिक्लेयर करे गए जो विष्णु के उपासक हैं, और 3 उदासीन अखाड़े जो कहते हैं अदर्स की कैटेगरी, जिसमें सिख अखाड़े भी आते हैं। मतलब वो पन्नू वहां से पागल न्यूयॉर्क से कह रहा है कि मैं बम फोड़ दूंगा, यहाँ पे सिख अखाड़े हैं। मैं जूना अखाड़े से बाहर निकला तो मुझे देखा है गुरु गुरु गोविंद सिंह की बड़ी सी तस्वीर लगी है, नानक देव जी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। मतलब सनातनियों के सबसे बड़े जमावड़े में सिख अखाड़ा है एक बहुत बड़ा। ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, और वो भी इंटीग्रल पार्ट है उस सनातनी परंपरा का, और जो हमको सबको पता भी, लेकिन एक अलगाववादी तरीके से हमको विश्वास दिलाएगा नहीं, तो वो तो अलग है, वो तो अलग है, वो तो अलग है ना। तो ये सारे जो मिला के जो 13 अखाड़े हैं, ये अखाड़ों में बांटा गया। इनकी सबकी अपनी परंपरा है। ये एक तरह से इनका एक तरह से स्नान होता है, इनकी एक तरह से पेशवाई होती है, इनके अलग तरह के रीति रिवाज हैं, लेकिन हाँ सनातन के फोल्ड में सब घुल मिल के रहते हैं। कुल मिला के ये अखाड़ों का जो डिवीजन है इस बेसिस पे कि किसकी उपासना किसकी करते हैं, उपासना है, क्या आपकी पद्धति और क्या पद्धति है उस बेसिस पे। और सर ये जो शाही स्नान है, जो आपने 31 दिन रहे तो काफी शाही स्नान हुए होंगे, उस समय क्या बताइए होता क्या है कि शाही स्नान क्यों किया जाता है, और ये जो हो रहा है तो इसकी क्या पद्धति रहती है? आपने तो लाइव देखा होगा ज्यादा आंखों से। जी। देखिए शाही स्नान का नाम बदल दिया है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में सारे नाम बदले जा रहे हैं। ये मुगल समय का नाम है, अब उसको अमृत स्नान बोलते हैं। पहले भी उसको अमृत स्नान बोला जाता था, बीच में उसका नाम चेंज हुआ। तो 2 परंपराएं बड़ी सुंदर है। एक आता है पेशवाई, जिसको अब उसका नाम हो गया छावनी प्रवेश। तो जब ये अखाड़े आते हैं शहर में, जब ये अपने बेसिकली कैंप में घुसते हैं, जैसे गृह प्रवेश बोलते हैं ना हम लोग, कुछ नहीं ऑफिस प्रवेश, तो ये लोग सब घुसते हैं तो बड़े 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 भव्यता से घुसते हैं। मतलब जो इनके महामंडलेश्वर होते हैं, जो सीईओ ऑफ द मठ होता है, वो बड़े हाथी में बैठ के, रथ में बैठ के, फिर जो उनके नीचे वाले होते हैं वो घोड़े पे बैठ के, जो और लोग होते हैं वो नृत्य करते हुए, तलवारें लेके, या कुछ एक भस्म आरती करते हुए, भस्म का सा नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए, ये पूरे शहर में, प्रयागराज शहर में होते हुए पूरा कौतूहल से अपने उसमें टेंट में घुसते हैं, और एक तरह से डिक्लेयर करते हैं कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं, 45 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, हमारे यहाँ पे प्रवचन होगा, ऐसे भोजन मिलेगा, ये परंपराएं हमारी, एक अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाते हैं। तो ऐसा रोज, तो जैसे कुंभ शुरू हुआ था 13 दिन, तो उसके 2 वीक पहले से होना शुरू हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन रोज 1-1 2-2 अखाड़ों को समय देता है कि ये 3 घंटे आप अपनी पेशवाई, जिसको
छावनी प्रवेश बोलते हैं, होता है, ये हो गया। अब शाही स्नान होते हैं। आपको पता है कुंभ की परंपरा क्यों आई? कुंभ की परंपरा शुरू हुई ऐसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जब राक्षसों और देवताओं के बीच में कुंभ को लेके, कुंभ मतलब जिस घड़े में अमृत था, घड़े को कुंभ कहते हैं, कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा बस एक, तो उस घड़े में जिसमें अमृत था, जब उस पर छीना झपटी हुई तो अमृत की बूंदें 4 जगह गिर गई। हरिद्वार में गंगा नदी में, प्रयाग में संगम में, शिप्रा में उज्जैन में, और गोदावरी में नासिक में, इन 4 जगह कुंभ होता है। और कितनी प्यारी परंपरा। हम लोगों को मूर्ति उपासक बोला जाता है, कुछ लोग बोले कहते हैं तो मूर्ति उपासक है। 66 करोड़ लोग बिना मूर्ति के केवल स्नान करके चले गए, कहाँ मूर्ति उपासक थे? मतलब जिस दिन हमारा मन होता है हम शिव की पूजा भी करते हैं, विष्णु की पूजा भी करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, किसी हमारा मन होता है कुछ नहीं करते हैं और केवल गंगा में स्नान करके चले जाते हैं। तो ये भी स्ट्रांग परंपरा है, इसलिए अमृत स्नान है। इसी में अमृत स्नान है। जो अमृत गिरा था, उस अमृत का आप एक तत्व लेते हैं, तो उसके जो, तो एक तो वो गिरा था इसलिए उसका महत्व है, उसमें भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो तारों की कुछ खास दशा है, उस दिन वो स्नान को और अच्छा माना जाता है। तो वो 6 दिन है, उसमें 6 में से 3 को अमृत स्नान कहा जाता है, 3 को मुख्य स्नान कहा जाता है। तो वो जो 3 स्नान है, उसमें साधु पहले नहाते हैं। तो वो दृश्य इसलिए सुंदर होता है कि सुबह करीब ब्रह्म मुहूर्त में सारे पहले तो इनमें लड़ाइयां भी हुआ करती थी अखाड़ों में, कौन पहले नहाएगा। फिर अखाड़ा परिषद ने तय करा कि भाई ये अखाड़ा जो बड़ा है छोटा है उसके आधार पर आएगा। तो साधु ऐसे पूरे रथ में आते हैं, और फिर जो अंत का समय होता है सब उतरते हैं बिल्कुल भाले लेके, त्रिशूल लेके, डमरू लेके, बिल्कुल भागते हुए हर हर महादेव कहते हुए नदी में कूद जाते हैं अपनी जटाओं के साथ। बड़ा बड़ा विहंगम, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। वो ऐसा लगता है जैसे वो खेल रहे हैं। मतलब आपको साधु भी, जैसे कहते हैं ना गंगा माँ संगम सबको बच्चा बना देती है, तो साधु भी आपको बच्चे की तरह खेलते हुए दिखेंगे। और फिर सबका एक 20-20 मिनट का, आधे घंटे का रूटीन होता है, सब उसमें से निकलते हैं। एक बड़ी सुंदर परंपरा होती है, जिस अखाड़ा मार्ग से साधु निकलते हैं, बहुत सारी आपको माताएं, बहुत सारे लोग दिखेंगे, और जैसे ही वो निकलते हैं वहां की वो रज, वहां की धूल ले लेती है और पुड़िया सी पोटली सी बांध के रख लेती है। मैंने पूछा माता जी से कि भाई क्या है इसका है? कह रहे नहीं, बच्चे के तकिए के नीचे रखेंगे, बच्चा साहसी बनेगा, बच्चा त्यागी बनेगा। ये परंपराएं बड़ी इमोशनल, बड़ी भावुक करने वाली होती है कि मतलब इतनी मान्यता है लोगों की कि क्योंकि वो साधु आपको नागा साधु कभी दिखेंगे नहीं उसके बाद। कुंभ में केवल उनके दर्शन करने आते हैं कि जो आदमी इतनी तपस्या कर रहा है, जो इतना इतना कठिन जीवन जी रहा है, उसका केवल देखने मात्र से आपको जो आभा आएगी, वो एक भगवान को देखने जैसी या किसी एक दिव्य आत्मा को देखने जैसी। क्योंकि सर वो ऐसा कि आते हैं, वो छावनी प्रवेश एकदम धूमधाम होता है, चले चुपचाप जाते हैं। हाँ, चले पता ही नहीं पड़ता कि कब क्या हुआ और कहाँ से तो आया था। वो ये भी कहते हैं कि इनको पता ही नहीं कैसे पता पड़ता होगा कि हो गया। भाई घड़ी लेके नहीं बैठे, मोबाइल नहीं है, वॉच नहीं है, 12 साल बाद कहीं कोई पहाड़ में एकदम लगता है कि यार टाइम हो गया, चलो। पंचांग की जानकारी, पंचांग की जानकारी। देखिए यही भारत की बड़ी सुंदर परंपराएं हैं, और आज से नहीं सदियों से आ रहे हैं। आज तो चलो आप कहते हो जोगी बाबा का कुंभ है, उन्होंने खूब प्रचार कर दिया। आज से हजारों सालों पहले कब पता है कौन सी डेट आ रही, कब हरिद्वार जाना है, कब उज्जैन जाना है, कब नासिक जाना है, कब प्रयाग जाना है, कब अर्ध कुंभ है, कब पूर्ण कुंभ है, कौन से माह में लग रहा है, कौन सी तिथि को स्टार्ट हुआ, कब कौन सा शाही स्नान है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उस पंचांग से, अपनी जानकारी से सब उसी दिन बिना बुलाए वहां पे पहुंच जाते हैं। सर आपकी कोई पर्सनल इमोशनल या जो भी तरह की स्टोरी की आपको लगा कि यार ये क्या चीज है, जो एकदम रहते रहते कहते हम तो, कोई व्यक्ति एक दिन आया स्नान करके 2 दिन गया, तो 31 दिन में क्या महसूस किया जब भीड़ आई नहीं आई, आप क्या एक्सपीरियंस आप कहना चाहें? देखिए राहुल, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। एक तो 3-4 है, मैं बताता हूँ, देखो जो आपको अच्छा लगे। मैं अपनी माता जी को, मेरे परिवार के, मैं 31 दिन रहा, मेरे परिवार के लोग आते रहे जाते रहे, मेरी पत्नी आई, मेरा बालक आया, मेरी माता जी आई। तो माता जी को छोड़ने में रेलवे स्टेशन जा रहा था। जब मैं बाहर निकला तो बड़ा सा ग्रुप मिला मुझे, उन्होंने कहा कि भाई साहब संगम कहाँ है, त्रिवेणी कहाँ है? मैंने कहा उस तरफ को है, और वो चल दिए। मैंने कहा रुको भाई, 7-8 किलोमीटर चल कहाँ दिए, मतलब ऐसे नहीं है। तो उसने जो बोला ना, वो बड़ी शहरी मानसिकता से बड़ा टकराव आता है, मतलब क्लैश होता है। नहीं भाई साहब, चलने गए तो कुंभ है, जिसको नहीं चलना वो घर पे बैठे। और शहरी लोग कहते हैं चलना बहुत पड़ गया, चलना बहुत पड़ गया। भाई चलने गए तो कुंभ है, मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि क्रिकेट का गेम खेलने पड़े और मैंने आपको बैट पकड़ा दिया और इतना बड़ी बैट पकड़ा दी। अरे वो बैट, वो है ही गेम ही क्रिकेट का है, बैट पकड़ना ही पड़ेगा भाई, बॉल पकड़नी पड़ेगी। तो उसने मुझे गिना दिया, वैष्णो देवी में तो चलना पड़ता है, बैजनाथ में भी तो चलना पड़ता है, वो गोवर्धन की यात्रा में भी चलना पड़ता है, तो चलने का ही कुंभ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रूरल सेंसिबिलिटीज और अर्बन सेंसिबिलिटीज का क्लैश था ना वहाँ पे, क्योंकि अर्बन लोग पहली बार ही पहुंचे थे, इस बार इतना प्रचार हुआ था, आदमी को मेरी तो फोटो नहीं है डुबकी की, वो सेल्फी कहाँ से आएगी, इंस्टाग्राम में डालूंगा क्या, तो वो फोमो जो था फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो पहुंचे वहां पे। अब ये शहरी लोगों को आदत है कि बिल्कुल मुंह में घुसना है इनको, तो वो तो होटल के जब तक गेट के गया बिल्कुल वो उठा के इनको अंदर ही रख दे भाई को, गेट पे भी कोई पालकी से अंदर रख दे, तो उनको टेंट को बिल्कुल वहीं तक पहुंचना था। ये लोग तो फॉरेस्ट में भी जाते हैं तो शेर के मुंह में जाना है इनको, तो वहीं से फोटो खींचेंगे। ये चलना तो हैबिट नहीं है, लिफ्ट से उतरे, कार में बैठे, ऑफिस में घुसे, मॉल में घुसे, वापस आ गए। तो ये जो जब कुंभ में पहुंचे इनको चलना पड़ रहा है, ये कैसे होता है, बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत चलना पड़ रहा है। और जो कुंभ का जो सही व्यक्ति था, श्रद्धालु था, वो मैं चल नहीं आया हूँ,
तो वॉकिंग पेनेंस जिसको बोलते हैं, भाई चलने की। तो वहां पे आपको बड़े मतलब कोई अपनी माँ को उठा के ले चल रहा है, आपको लगे यार आपने अपनी माँ की सेवा करी है क्या? मैं तो सबसे पहले माँ को फोन करके, उनका प्लान नहीं भी बन रहा तो पक्का करके प्लान कर। मेरी माँ हर समय कहती थी कुंभ जाने से, तीर्थ से जाने से पुण्य मिलता है, किसी को कराने से डबल पुण्य मिलता है। मैंने कहा मैं तो डबल पुण्य तो ले लूं। मैंने तो जिसने मुझे कहा कि भाई मतलब मुझे आने का मन है, मैंने कहा आपका मन है तो फिर तो आओ ही आओ, कैसे भी आओ, मैं ही व्यवस्था करूंगा कैसे ना कैसे। नहीं तो मेरे कमरे में एक बेड है, उसी में ऊपर नीचे एक ही दिन तो लेटना है। तो ये जो था ना, कोई अपने माँ को लेके चल रहा है, कोई छोटी सी बच्ची है 10-12 साल की, वो अपने भाई को लेके चल रही है, लंबा लंबा चल रही है। लोग बड़े मतलब वो भी थे, चतुर भी थे। जैसे जैसे बड़ा ग्रुप था तो क्या करते थे, वो कुछ बड़ी सी डोरी पकड़ लेते थे और सब डोरी को पकड़ के चलते, जैसे खो ना जाए आपस में। साड़ी पकड़ के चलते थे, या फिर या ऐसे बड़ी सी डोरी को ऐसा एक मतलब 4 जो बड़े लड़के हैं आपस में ऐसा लेके उसके अंदर चलते थे रिदम में। मैंने तो एक ट्वीट भी करा उसका वीडियो लेके, एक है तो सेफ है, कि साथ साथ चलेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये जो दृश्य देखने को मिलते थे ना, मतलब एक बड़ा सा ग्रुप है, बड़ी बड़ी ऐसे वो मतलब एक बोरियां सी लेके चल रहे थे ना, थोड़ा देखने में उनकी इकोनॉमिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने पूछा बाबा क्या लेके जा रहे हो? कह रहे अपने खेत के चावल हैं वो लेके आए। मैंने कहा कई दिन रहने की व्यवस्था लग रही है। कह रहे संतों में बांटेंगे। मतलब उनकी खुद की हालत नहीं लग रही कि वो खाए पिए हैं ठीक से, वो संतों में बांटने के लिए अपने घर से 15-15 किलो का राशन उठा के लाए। ये जो भाव है ना, ये आपको गिल्ट कॉन्शियस करेगा कि आप में भाव है क्या? सही बात है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपना फ्लाइट से आ गए, आपने अपना वो बुक कर लिया, इससे फोन कर लिया, उससे फोन कर। उसके दिन से बात कि मैंने गाड़ी में नहीं बैठा, मैं तो केवल बाइक में बैठा हूँ या पैदल चलाऊंगा। खूब रोज 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर चलो, नहीं चल पा रहे तो वहीं बैठ जाओ 1 आध घंटे बैठो, कुछ खाओ पियो। खाने पीने की फ्री वाली व्यवस्था इतनी थी। मतलब आप गुजराती मठ में गए गुजराती खाना, मराठी मठ में गए मराठी खाना, वहां तो आप कुजीन टू कुजीन हॉप कर सकते थे, इतना अच्छा खाना मिला। नहीं तो पैसे दे ही खरीद लो, सबके स्टॉल भी लगे हुए थे। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, मतलब ऐसा लगा कि भारत को हिला नहीं सकता कोई। जो भारत की जड़ें हैं ना वो लोगों में है, जो श्रद्धालु उनमें भारत की जड़ें हैं। इसको आप दिखते हैं कि भाई ये हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हिला नहीं सकता। भाई 66 करोड़ लोग बिना मूर्ति की पूजा करके चले गए, किसकी चले गए पता भी नहीं, केवल डुबकी लेके चले गए। दिन का पीरियड था, अगर वो लंबा पीरियड हो तो 150 करोड़ आ जाए। वो तो पूरे हर आदमी आ जाता। आखिरी के 10 दिनों में तो लोग मतलब कहाँ से बसे गाड़ियां लेके आ गए तेलंगाना से और तमिलनाडु। बीच में तो अफवाह उड़ गई, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, तो भी लोगों की भीड़ डिटे नहीं। कोई भीड़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सर एक चीज है, वो कहते हैं राइट एज अ फुल टाइम राइटर है, फुल टाइम राइटर का आपका प्रमोशन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि वो राइटर के लाइफ में एक वो फिगर आता है, एक तो या तो बेस्ट सेलर बनता है वो वाला, या सेकंड कि भैया आप अब बन गए, मूवी बन रही है अपने से, अडैप्ट हो रही मूवी, मोशन पिक्चर अडैप्टेशन तो आपके बुक पे मूवी बन रही है अजय, जो योगी आदित्यनाथ जी पे बन रही है। तो सर उसकी कहानी कैसे की, वो आपको किसने अडेप्ट की, क्या उस पर कहानी चल रही है, कब हम उसको पिक्चर को देख सकते हैं, क्या है उसमें, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए मेरी पहली किताब थी द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, जिसने मेरा जीवन भी परिवर्तित करा। उसी के बाद से मतलब किताबें तो पहले भी लिखता था, लेकिन ऑथर मुझे उसके बाद से कहना शुरू करा, क्योंकि वो किताब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चली गई, गोवा लिटरेचर फेस्टिवल, टाइम लिटरेचर फेस्टिवल, फिर हार्वर्ड, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, हर IIT-IIM के फेस्टिवल में पहुंची। मतलब किताब ने मुझे रातों रात, पिछले अगले उसके 6 महीने में मैं टीवी जाने लगा। मैंने बहुत सारा टीवी करा, उसके बाद से मैं 5-6 हज़ार डिबेट कर चुका हूँ। उसका कीड़ा मुझे लगा कि उस पर पिक्चर बननी चाहिए एक बार। नोएडा में, हाँ नोएडा में कोई नोएडा लिटरेचर फेस्टिवल था, तो मधुर भंडारकर भी थे मेरे साथ स्टेज पे। जुझार सिंह एंकर थे और एक वामदेव शास्त्री जी हैं, डेविड फ्रॉले, वो थे मेरे साथ। तो मधुर भंडारकर ने कहा इस पे अच्छा विषय, इस पे पिक्चर बननी चाहिए। वो तो कह के चले गए, यहाँ पे कीड़ा लग गया, यार इस पे तो पिक्चर बननी चाहिए, बड़ी चीज है, बड़े पर्दे पे आनी चाहिए बात। तो फिर बात आई गई हो गई, किसी ने मुझे अप्रोच भी करा बीच बीच में पिक्चर, उनका इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब इंटेंशन ऐसा लगा कि मतलब कोई ठेका पट्टा मिल जाए उत्तर प्रदेश में, या फिर कोई टिकट मिल जाए उनको, मतलब एक करीबी बनाने के लिए हो गया। मैंने कहा आपको क्रिएटिवली बनानी है पिक्चर तो बनाइए, पिक्चर बनाने वाला व्यक्ति कम मिले मुझे। तो फिर वो बात आई गई हो गई। फिर हुआ कोरोना। हाँ कोरोना में 2021 में 20 के दिसंबर में मेरे एक मित्र प्रियंक दुबे, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी पार्सली जुड़े हुए हैं, वो ESPN में रहे, डिज्नी में रहे, वो लोग मेरे साथ रहे। वो कोरोना में दिल्ली, मेरा परिवार चला गया था हैदराबाद, वो मेरे साथ रहे। तो हमने सोचा इस पे लिखा जाए, इस पे वेब सीरीज या स्टोरी लिखी तो जाए सबसे पहले, क्योंकि मेरी बुक तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, वो स्टोरी फॉर्म में तो लिखी नहीं है, वो तो एक नॉन फिक्शन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। हमने उसको स्टोरी करनी शुरू करी और फिर कुछ लोगों से बात करनी शुरू करी, है ना। फिर वो बात कुछ लोगों से मिली, कोई अच्छा व्यक्ति जो बिल्कुल ऑनेस्ट था, जो उस विषय को जस्टिस दे सके, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। 2022 में मैं, जैसे मैंने बताया, मैं यूएस की ट्रिप में गया। जब मैंने बताया था हार्वर्ड गया, स्टैनफोर्ड गया, तो कैलिफोर्निया के इवेंट में मुझे एक मेरे मित्र ने एक फैमिली से मिलवाया, अजय मांगी और ऋतु मांगी, एक कपल था जो होटलियर थे, वहां के झारखंड के हैं। वहां पे गए वो लोग, और वहां से रुचि पैदा हुई कि भाई हम लोग US में पिक्चरों में इन्वेस्ट करते हैं, हॉलीवुड में इन्वेस्ट करते हैं पिक्चरों में,
हम लोग इंडिया में प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहते हैं और एक पिक्चर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ये अच्छे स्केल की पिक्चर बनानी पड़ेगी, आपको बड़ा टॉपिक है, बड़े लीडर की है तो बड़े पर्दे पे जाएगी, ओटीटी नहीं, मुझे बड़े पर्दे की पिक्चर बनानी है, बड़े स्टार कास्ट के साथ पिक्चर बनानी है, अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे स्टोरी राइटर के साथ। तो वहां से शुरू हुआ भाई इंडिया में अच्छी बायोपिक क्या बनी है, मतलब धोनी बायोपिक बनी है, तो चलो वहां से एक राइटर लो, है ना। तो वहां से दिलीप झा लिए, प्रियंक दुबे उनके साथ हुए, को राइटर बने, उन्होंने लिखी। अभी डायरेक्टर कौन लिया जाए, लगा भाई महारानी एक अच्छी वेब सीरीज बनी है, जो पॉलिटिकल अच्छी वेब सीरीज बनी है। तो उनके 3 सीरीज है, उसमें से एक सीरीज है रविंद्र गौतम, महारानी 2 डायरेक्ट करा है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल उसका सीजन 2 है, रविंद्र गौतम को डायरेक्टर की तरह लिया जाए। फिर एक्टर कौन लिया जाए, एक्टर ऐसा लिया जाए जो पहाड़ी हो, देखने में जो शेव ऑफ होने को रेडी हो, जो शासा जो प्रोनाउंसिएशन है पहाड़ी उसको पकड़ पाए, नया चेहरा हो, क्योंकि आप कोई एग्जिस्टिंग अगर एक्टर लेते हैं तो फिर आदमी योगी आदित्यनाथ नहीं उस एक्टर को ढूंढता है उसमें। तो ऐसा कौन हो, तो आनंद जोशी को लिया। फिर उनके आसपास कोई स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट हो तो परेश रावल आया उसमें, निरहुआ आया उसमें। तो इस तरह से एक अच्छी स्टार कास्ट बनी। डीओपी भी जो FTII पढ़ा हुआ हो, साउंड इंजीनियर उस तरह का हो। तो गाने कौन हो, तो मीट ब्रदर्स गाने हो, सोनू निगम गाना गाए, उसमें बी प्राक गाना गाए, उसमें बड़े बड़े सिंगर्स गाना गाए, है ना। उसको सारी लैंग्वेजेस में रिलीज करा जाए, तमिल में, तेलुगु में। तो प्रोड्यूसर का भी बिल्कुल उसमें वेट था कि बिल्कुल बड़े तरह से पिक्चर करी जाए। तो इस तरह से आई। अभी करीब 10 दिन पहले हमने उसका मोशन पोस्टर या टीजर उसको बोलते हैं, वो लॉन्च करा। हमें नहीं उम्मीद थी कि उसमें 1.5 करोड़ व्यू आ जाएगा, सारे टीवी चैनल उसको कवर करेंगे, सारे न्यूज़पेपर उसको कवर करेंगे, उस पर मीम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो रिसेप्शन मिला, बल्कि हमारे गाने को लखनऊ सुपर किंग्स ने अडॉप्ट कर लिया, अपना थीम सॉन्ग बना लिया लखनऊ के मैचेस के लिए, है तैयार हम बोल के, सोनू निगम जी का गाना गाया हुआ गाना है। तो उसके साथ अच्छी चीजें अपने आप ही होती चली जा रही हैं। मनीष त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने रामलला की जो ड्रेस डिजाइन करते हैं अयोध्या में, वो मुझे एक कार्यक्रम में मिले। उन्होंने कहा मैं जो आपकी जो टीम की प्रोमोशनल टी-शर्ट्स है मैं डिजाइन करूंगा। तो उन्होंने वो डिजाइन करना शुरू कर दिया हमारे लिए, मर्चेंडाइज डिजाइन करना शुरू कर दिया। मतलब पूरे सब लोग ही एक साथ लग गए, अपने आप अच्छे लोग आए। और अभी मेरे ख्याल से पिक्चर की एडिटिंग आदि चल रही है, शूट हो और चुकी है, शूट पिक्चर हो चुकी है जहां तक मुझे लगता है पूरी। कुछ थोड़ा बचाओ तो बचाओ, लेकिन वो पिक्चर कुछ महीनों में आ जाएगी मेरे ख्याल से। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मतलब योगी जी पे एक पैरल और हो गया कि मोदी जी के साथ कि उधर गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, तो एक आप पिक्चर आप पे, एक पिक्चर हम पे। नहीं, मुझे लगता है देखिए वो ना, ये पिक्चर जो पॉलिटिकल नहीं है, ये पिक्चर है कि ये भारत के एस्पिरेशन की कहानी है कि एक फॉरेस्ट गार्ड का बेटा, इनके पिताजी फॉरेस्ट गार्ड थे, एक फॉरेस्ट गार्ड का बेटा जो उत्तराखंड के छोटे से गांव पंजूर में पैदा होता है, वो भी अगर हिम्मत करे, आकांक्षा रखे, अगर वो न्याय को ढूंढता हुआ निकले तो वो मठाधीश भी बनता है, वो साधु भी बनता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पहले सोचिए। तो उसकी कहानी है ये, मेरे ख्याल से एक पॉलिटिशियन की कहानी नहीं है, एक भारत के उस बच्चे की कहानी है जिसने अगर सोच लिया और ठान लिया और वो मुख्यमंत्री बन गया। वो कहानी ज्यादा है। अब सर अपना रैपिड फायर राउंड चालू होने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे, कि भी आपका फाइनल गोल क्या है? एज अ ऑथर आप किताबें लिखते रहेंगे, या अभी फिल्म जब ये हिट सुपर हिट हो जाएगी तो फिल्मों की तरफ रुख करेंगे, या पॉलिटिक्स का भी ज्वाइन करेंगे, या कंसल्टिंग गवर्नमेंट में क्या करेंगे? आप ये जो कर रहे हैं इसके पीछे आपका गोल क्या है, या 10 साल बाद आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में? देखिए राहुल भाई, 2008-9 में मैं, मेरी आखिरी नौकरी स्विट्जरलैंड में थी। ठीक है। तो मैं क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़े बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, कंसल्ट करता था विप्रो की तरफ से। तो वो मेरी आखिरी नौकरी थी। उसके बाद मैं यूके गया, मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, वापस आया, मैंने एनजीओस के साथ काम किया। फिर पिछले 7-8 साल से मैं किताबें लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें बहुत सोच के नहीं करी थी, ये करा था कि हाँ, सामाजिक कार्य में कुछ काम करना है, देश की प्रगति में आप कुछ कर सकते हैं क्या। अगर आपको लगता है कि आप में इंटेलेक्ट है तो किसी कंपनी के लिए क्यों इंटेलेक्ट को दान दो, अपने देश के लिए दान दो। अब उसके लिए जो हो पाएगा, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। तो जैसे आपने कहा कमेंट्री करने में मज़ा आता है, टीवी में, पॉडकास्ट में, मूवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जिस तरह से अपनी चीज़ को, अपनी भारतीयता को, अपनी भारत की विधाओं को, भारत के कल्चर को, भारत की राजनीति को, भारत की सामाजिक व्यवस्था को जिस तरह से भी बड़ा करने का मौका मिलेगा होता रहेगा। हो सकता है पॉलिटिक्स में भी हम जल्दी आपको देख लें। चलो सर, अब रैपिड फायर राउंड करते हैं, फटाफट कोशिश करिए। मैंने इसको कि इंडिया के अराउंड ही रखा है, ठीक है ना? फर्स्ट फेवरेट फूड इन इंडिया, आप इतना ट्रैवल करते हैं, क्या पसंद है? मेरी पत्नी साउथ इंडियन है, तो मुझे जो छोटी इडली होती है, बटन इडली, सांभर में डुबा के, बहुत टेस्टी लगती है, घी डाल के उसमें, देसी घी। पत्नी का बोलना जरूरी था, वेरी गुड सर, हाँ। नाइस प्लेट। नहीं, सच में बहुत अच्छी लगती है मुझे। कल रात को खा के आ रहा हूँ। ओके, फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल इन इंडिया? राजस्थान में कोई जगह आंख बंद करके, चाहे उदयपुर ले जाओ, बार बार जा सकता हूँ उस जगह पर। जैसे एक बार जाके तो किसी जगह आ सकते हैं, बार बार जहाँ जाने का मन करे वो राजस्थान। ग्रेट। एक बुक जो हर इंडियन को पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल से रामायण। रामायण में मैं कहता हूँ चैट जीपीटी, जितनी बार पढ़ोगे अलग आंसर मिलेगा। जिस एंगल से पढ़ोगे, मैनेजमेंट का पढ़ोगे मैनेजमेंट, मॉरल लेसन पढ़ोगे मॉरल लेसन, रिलेशनशिप के लिए पढ़ोगे रिलेशन। तो महाभारत, सॉरी रामायण मेरे ख्याल से
भारत की ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण। ओरिजिनल। बेस्ट इवेंट फॉर इंडिया इन रिसेंट टाइम, अभी रिसेंटली इंडिया में जो बहुत अच्छा काम हुआ है। आई थिंक बेस्ट इवेंट है 2014 नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अलग है। जिस तरह से 10 साल से हम जी रहे हैं, जो कंटेंट बन रहा है, जो चीजें बिक रही हैं, जो भी हो रहा है भारत में, भारत की जो इमेज बाहर में है, वो हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब जिन टॉपिक को मैं सोचता था, जो निबंध के टॉपिक हैं, एस्से के टॉपिक हैं, पीएचडी के टॉपिक हैं, डिबेट वो हो गए। राम मंदिर, 370, वक्फ, ट्रिपल तलाक, सोचते थे इस पर डिबेट करते करते ही हमारा जीवन कट जाएगा। लेकिन वो मतलब कल क्या हो जाएगा पता नहीं। मतलब कब अमित शाह आएंगे, कौन सा लॉ हटा देंगे, लगा देंगे। तो ये जो गति भारत की है, जो होनी चाहिए थी, वो जो दिख रही है, मतलब हम इस समय में समकालीन है। वी आर कंटेम्परेरी टू दिस टाइम। दिस अमेजिंग फॉर हु इज लिविंग इन दिस टाइम। वर्स्ट इवेंट फॉर इंडिया रिसेंट टाइम, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से जिस तरह से शाहीन बाग, मतलब सीए का आता है एक लॉ कि भाई जो भारतीय पाकिस्तान में प्रताड़ित है, जो हिंदू प्रताड़ित, उसको मैं भारत में ले रहा हूँ, उसके लिए लोग दंगा कर रहे हैं भारत की सड़कों पर। मतलब भारतीय मुसलमान को एक लीडर चाहिए, अच्छा, जो भारतीय मुसलमान के लिए सोच पाए, उनको वोट बैंक की तरह ना यूज करें। नेक्स्ट 3 PM ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू यू? ये तो मैंने पहले ही बताया था कि मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन हाँ, मतलब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, ये 4 लोग हैं। मेरे ख्याल से किस ऑर्डर में बनेंगे पता नहीं। अब ये थोड़ा पॉलिटिकल चीज है, 3 वन लाइनर में आप समझाइए योर टेक ऑन राहुल गांधी। ही इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ही जस्ट फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स। उनकी इच्छा भी नहीं है, मुझे दया आने लगी है उन पे। योर टेक ऑन केजरीवाल? केजरीवाल श्रूड पॉलिटिशियन है, लेकिन वो इतने श्रूड हैं कि अपनी श्रूडनेस में फंस गए मेरे ख्याल से। हाँ। योर टेक ऑन ट्रम्प? ट्रम्प मेरे ख्याल से मतलब असर्टिव पॉलिटिशियन है, थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें तो और लंबा चल पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर मैसेज फॉर एवरी इंडियन? आई थिंक भारत का समय है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इस समय जो आप अच्छा कर सकते हैं करिए। किताब लिखते हैं, किताब लिखिए, पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्टर बनिए। लेकिन हाँ, जॉब कम करिए, जॉब क्रिएटर ज्यादा बनिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। सबसे अच्छा समय है। भारत की इकोनॉमी बूम पे है, बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारे कस्टमर है। जिस शहर में, जयपुर में, उदयपुर में, राजस्थान में है, जिस शहर में, वहीं से बिजनेस शुरू करिए। इस समय एंटरप्रेन्योर बनने का, क्रिएटर बनने का सबसे अच्छा समय है। इससे अच्छी इकोनॉमी दोबारा पता नहीं भारत में कब आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू शंकर जी फॉर द अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। जबरदस्त हुआ, मजा आया। सच में ग्रेट सर, बहुत आनंद। थैंक यू। थैंक यू।